एपिसोड 111 जोड़ 120 111 अध्याय 111 इस सॉफ्टवेयर का उपयोग कैसे करें। 111 अध्याय 111 इस सॉफ्टवेयर का उपयोग कैसे करें। दूसरी ओर वू शियुजुन और डिज़ाइन विभाग के लोग अभी भी अपने कंप्यूटर पर काम कर रहे थे। हालांकि सिर्फ आधा दिन बचा था, लेकिन वू शियुजुन हार मानने को तैयार नहीं था। आखिरकार इस बार कमीशन 1.5 मिलियन था। वह भला हार कैसे मान सकता था। उसे बस अपना वादा निभाना था और बात खत्म। वे जिस उत्पाद का डिज़ाइन तैयार कर रहे थे उसकी गुणवत्ता की उन्हें जरा भी परवाह नहीं थी। जब तक उसे वेतन मिलता रहा तब तक सब ठीक था। अगर गुणवत्ता खराब होती तो बहाना और भी सरल होता। अगर लेया इंटरनेशनल पूछती तो वह बस यही कहता कि समय बहुत कम था और इस गुणवत्ता को हासिल करना पहले से ही काफ़ी प्रभावशाली था। अगर यह असफल भी होता तो भी लेया इंटरनेशनल को उसे भुगतान करना ही पड़ता, भले ही वह सिर्फ 100,000 या 200,000 ही क्यों न हो। ये तो बस मजाक करने जैसा होता। संक्षेप में कहें तो वह जो चाहेगा वही करेगा। जो कियांग के चेहरे पर चापलूसी भरी मुस्कान थी और वह लगातार इधर उधर की बातें पूछता रहता था। उसे भी कोई परवाह नहीं थी। आखिरकार दोष लेने के लिए कोई और था तो डरने की क्या बात थी। उस मजदूर को शायद अब तक अपने ऐसे घमंड भरे शब्दों पर पछतावा हो रहा होगा। अगर परिस्थितियां अपेक्षा के अनुरूप रहीं तो उस मजदूर को इस बार निश्चित रूप से नौकरी से निकाल दिया जाएगा। मालिक, वह मजदूर जिसने हमारे साथ शर्त लगाई थी वह शायद अब तक रो रहा होगा, जो कियांग ने हंसते हुए कहा। ये सुनकर वू शियुजुन भी जोर से हंस पड़ा। क्या तुम्हें ये कहने की भी जरूरत है? उसके जैसे लोग जो सिर्फ डींगे हाँकते हैं बिल्कुल बेकार होते हैं। बिल्कुल, मास्टर जैसे अधिकारी से बहस करने की हिम्मत की, बस देखते रहो जब वह तुम्हारे लिए चाय डालने के लिए घुटने टेकेंगे, जो कियांग ने हंसते हुए कहा। मैं उसके मुझे डैडी कहकर बुलाने का इंतजार कर रही हूँ, वो शियुजुन ने हंसते हुए कहा। जब समूह अपनी कल्पनाओं में डूबा हुआ था, डिजाइन विभाग के ठीक बाहर इसी समय कोई व्यक्ति सीटी बजाते हुए हाथों को जेब में डाले बेफिक्र होकर गुजरा। जब वह डिजाइन विभाग के पास से गुजरा तो विराट दरवाजे पर रुक गया और चिल्लाया, ओह मेरे सहकर्मी कड़ी मेहनत कर रहे हैं, इसे जारी रखो, बढ़िया डिजाइन बनाओ, खूब पैसा कमाओ और फिर वह सब मुझे दे दो। मैं पहले दोपहर का भोजन करने जा रहा हूँ। इतना कहकर विराट ने हाथ हिलाया और अकड़ते हुए चला गया। उनके शब्दों की गूंज डिजाइन विभाग तक पहुंची, जिससे कई डिजाइनर नाराज हो गए। काम खत्म करने के लिए केवल आधा दिन बचा था, इसलिए उनके पास दोपहर के भोजन के लिए समय नहीं था। यह आदमी तो बिल्कुल बेशर्म था। गड़गड़ाहट गड़गड़ाहट, ये सुनकर कई लोगों के पेट में गुड़गुड़ाहट होने लगी। वो शियुजुन और जो कियांग भी गुस्से से आग बबूला थे। उन्हें भूख लगी थी, लेकिन समय की कमी के कारण वे दोपहर का भोजन करने नहीं जा सकते थे। धिक्कार है इस दिखावटी मजदूर पर जो दोपहर का खाना खाने का बखान कर रहा है। मुझे उम्मीद है कि तुम इसे निगलते निगलते मर जाओगे, जो कियांग ने शाप देते हुए कहा। उसके जैसे निकम्मे लोग सिर्फ खाने के काम आते हैं। उसकी बातों पर ध्यान मत दो, चलो डिजाइनिंग जारी रखते हैं। हमें इसे कम समय में खत्म करना होगा, वो शियुजुन ने कहा। अच्छा, मैं आपके निर्देशों का पालन करूंगा मास्टर वू, जो कियांग ने उत्तर दिया। लेकिन अगले ही पल गड़गड़ाहट गड़गड़ाहट, उनके पेट से बिजली की गड़गड़ाहट जैसी आवाज आई। शर्म से दोनों के चेहरे लाल हो गए और वे विराट को कोसते रहे। उस मजदूर में अभी भी खाने की हिम्मत है, लगता है उसने बाकी सब कुछ छोड़ दिया है। हाँ, यही बात होगी। अल्पविराम, अच्छू, विराट को छींक आ गई। उसे कौन कोस रहा था, लेकिन अभी इसके बारे में सोचने का समय नहीं था। रेस्तरां के खाने को देखकर उसकी आंखें खुशी से चमक उठी। सबसे पहले खाना खाओ। आज रेस्टोरेंट में कोई और नहीं था और व्यंजन पहले से कहीं अधिक स्वादिष्ट थे। विराट सीधे 6 प्लेटें लेकर एक मेज की ओर चल पड़ा। जिया किंग और वू जियाओयू भी आ चुके थे। उन्हें भी भूख लगी थी, लेकिन उनकी भूख ज्यादा नहीं थी, इसलिए उन्होंने बस थोड़े से फल उठाए और फिर विराट के साथ उसकी मेज पर बैठ गए। ये देखकर कि विराट ने भी 6 बड़ी प्लेटें ले ली थीं और वह बड़े चाव से खा रहा था, शी-किंग अवाक रह गई। क्या इस व्यक्ति को अपने भविष्य की बिल्कुल भी चिंता नहीं थी? इतनी तेजी से खाने के बावजूद उसकी भूख इतनी अच्छी क्यों थी? स्मैक, जिया किंग ने खाने की थाली मेज पर रख दी। ये फलों से भरी हुई थी, जिसमें कटा हुआ अनानास, तरबूज और इसी तरह के फल थे। वह कांटे से खाना खाते हुए विराट को ध्यान से देख रही थी। उसकी निगाहें इतनी भेदक थीं कि ऐसा लगता था मानो वह विराट की आत्मा में झांक सकती हो। विराट ने अभी अभी अपने भोजन का एक निवाला लिया ही था कि चावल के दाने अभी भी उसके होठों पर थे। तभी उसने शी-किंग की ओर देखा और कहा, बहन किंग, तुम मुझे इस तरह क्यों घूर रही हो? मुझे पता है कि मैं आकर्षक हूँ, लेकिन आपको रेस्टोरेंट में मुझे इस तरह देखने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है आप सोच रहे होंगे कि मैं देखने में बेहद खूबसूरत हूँ, लेकिन सच कहूँ तो मुझे इस बात का एहसास है। जिया किंग और वू जियाओयू दोनों ही अवाक रह गए। दोनों का मन कर रहा था कि इस कमीने को चाकू से गोद दे। उनकी आंखों से मानो आग फूट रही थी। आपको एक शर्त जीतनी है और हम दोनों आपके लिए चिंतित हैं, लेकिन आप न केवल चिंतित नहीं हैं बल्कि यहाँ मजाक कर रहे हैं। उन दोनों की आंखों में दिख रही आग को देखकर विराट ने जल्दी से अपना सिर नीचे करके खाना शुरू किया और बोला, ठीक है, मैं अपना खाना खा रहा हूँ। 6 बड़ी प्लेटें देखते ही देखते चट हो गईं। जिया किंग और वू जियाओयू विराट की भूख से बेहद प्रभावित हुए। वह सचमुच अपनी ही श्रेणी में था। पेट भरकर खाने के बाद विराट ने अपना मुंह पोंछा और कहा, मेरा पेट भर गया है, चलो चलते हैं, काम पर जाने का समय हो गया है। अंत में उन्होंने काम का जिक्र किया। जिया किंग और वू जियाओयू दोनों उत्साहित हो गईं। यह आदमी वास्तव में काम करना याद रखता था, जो कि काफी उल्लेखनीय था। ऐसा लग रहा था कि शायद वह आखिरकार कुछ डिजाइन कर ही देगा। वे तीनों एक साथ रेस्टोरेंट से बाहर निकले। इस बार वे डिजाइन विभाग के प्रवेश द्वार पर पहुंचे। विराट चलकर अपने साथियों को हाथ हिलाते हुए बोला, मेरे साथियों, अच्छा काम करते रहो, काम पूरा करो और मेरे लिए पैसे कमाओ ताकि मैं खर्च कर सकूं।
आह, मैं तो खा खाकर इतना भर गया हूँ कि लगता ही नहीं कि कैंटीन वाली आंटी को स्वादिष्ट खाना बनाना आता है। मुझे कहना पड़ेगा, वो सुअर का मांस का टुकड़ा वाकई बहुत स्वादिष्ट था, और चिकन का लेग पीस भी। यह इतना नरम था, निश्चित रूप से एक छोटे मुर्गे की टांग थी। विराट डिजाइन विभाग के कर्मचारियों की आंखों में व्याप्त तीव्र क्रोध से पूरी तरह बेखबर होकर अपना भोजन करता रहा। यह आदमी तो बेहद घिनौना है। कितना नीच इंसान है। झो कियांग इतना क्रोधित था कि वह विराट का गला घोंटना चाहता था। वह पहले से ही भूखा था और विराट द्वारा भोजन का वर्णन सुनकर उसके पेट में और भी ज्यादा गुड़गुड़ाहट होने लगी। खैर, स्वाद तो लाजवाब था, आप सबको ठंडा होने से पहले इसे चखना चाहिए, फिर मिलेंगे। इतना कहकर विराट बड़े ही सलीके से चला गया। जिया किंग और वू जियाओयू उनके पीछे पीछे चल रहे थे। उन्हें लग रहा था कि विराट बिल्कुल भी सीधा साधा आदमी नहीं है। वह कितना नीच था, ये जानते हुए भी कि बाकी लोग खाना नहीं खा सकते और फिर भी इस तरह की बातें कर रहा था। फिर वे तीनों अपने कार्यक्षेत्र में पहुंच गए। अभी जमकर मेहनत करो, शीकिंग ने विराट पर चिल्लाते हुए कहा। जरूर, विराट ने सिर हिलाया और फिर कंप्यूटर के बगल में बैठ गया, अपना हाथ माउस पर रख दिया। उसने बाएं बटन पर क्लिक किया और मैचिक गेम खोल लिया। जिया किंग हक्का बक्का रह गया, तो क्या यही था तथाकथित काम? यह आदमी हद से ज्यादा लापरवाह था। समय लगभग समाप्त हो चुका है, क्या आपको जरा भी चिंता नहीं है? मुझे चिंता क्यों करनी चाहिए? चिंता करने से मुझे गर्मा गर्म टोफू खाने को नहीं मिलेगा, विराट ने आराम से जवाब दिया। लेकिन आपका डिजाइन, आपकी शर्त, इतने सारे लोगों के सामने ऐसा करना बहुत शर्मनाक है, वुरिया ने गंभीरता से बीच में कहा। शर्मिंदा करने वाला? मैं निश्चित रूप से शर्मिंदा होने का जोखिम नहीं उठा सकता, विराट ने जवाब दिया। बिल्कुल सही, इसलिए आपको जल्द से जल्द डिजाइनिंग शुरू करनी होगी। अगर तुम सफल हो गए तो तुम्हें अब और शर्मिंदगी नहीं होगी। ये देखकर कि यह तरीका कारगर साबित हो रहा है, जीकिंग ने जल्दी से आगे बात जारी रखी। ठीक है, विराट ने मैचिक गेम बंद किया और कपड़ों के डिजाइन सॉफ्टवेयर को खोला। वह काफी देर तक बिना हिले डुले सॉफ्टवेयर को घूरता रहा। जिया किंग और वू जियाओयू को शुरू में खुशी हुई कि विराट आखिरकार काम पर लग गया है, लेकिन अचानक उन्होंने महसूस किया कि वह बिल्कुल भी हिल नहीं रहा था, मानो वह स्तब्ध हो गया हो। उन्होंने तुरंत पूछा, आप शुरू क्यों नहीं कर रहे हैं? जल्दी करो। अगले ही पल उन्होंने कुछ ऐसा सुना जिससे उन्हें खून की उल्टी करने और मर जाने का मन करने लगा। उन्होंने देखा कि विराट मुड़कर पूछा, क्या आप दोनों में से कोई मुझे बता सकता है कि ये सॉफ्टवेयर का उपयोग कैसे करें? 112, अध्याय 112, हाथ में कागज। 112, अध्याय 112, हाथ में कागज। आप इस सॉफ्टवेयर का उपयोग कैसे करते हैं? विराट की आवाज सुनाई दी। फिर यह बात शीकिंग और वुरिया के कानों तक पहुंची और वे दोनों अपनी जगह पर जम गईं, सदमे से विराट को घूरने लगीं। क्या कहा आपने? विराट रुक कर बोला, मैंने कहा था कि मुझे इस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करना नहीं आता। शुरू में जीकिंग और वू जियाओयू दोनों को लगा कि उन्होंने गलत सुना है, लेकिन दूसरी बार उन्होंने ध्यान से सुना और पुष्टि की कि उन्होंने गलत नहीं समझा था। फिर अचानक ही उन दोनों के चेहरे बिगड़ गए और वे विराट को और भी अधिक अविश्वास भरी नजरों से देखने लगे। आपने कहा कि आप इस सॉफ्टवेयर को नहीं जानते, शीकिंग ने कहा। हाँ, मुझे इस सॉफ्टवेयर के बारे में जानना क्यों जरूरी है? विराट थोड़ा हैरान था। मैं तो, जीकिंग का गुस्सा फूट पड़ा। सॉफ्टवेयर की जानकारी न होने पर वह डिजाइन कैसे करने वाला था? हो सकता है कि मुझे इस सॉफ्टवेयर की जानकारी न हो, लेकिन मैं कागज पर चित्र तो बना सकता हूँ, विराट ने कहा। कागज पर? जिया किंग अवाक रह गई। कंप्यूटर के इस युग में कागज पर चित्र कौन बनाता है? क्या यह आदमी एलियन था? नहीं, विराट ने कागज का जिक्र क्यों किया? अगले ही पल जी किंग को लगभग खून की उल्टी हो गई। उसने केवल विराट को ये कहते हुए सुना, कंप्यूटर का उपयोग क्यों करें? मैं टीवी ड्रामा में उन कलाकारों को कागज पर चित्र बनाते हुए देखता हूँ। जिया किंग को लगभग खून की उल्टी आ गई। टीवी ड्रामा? उसे एहसास हुआ कि वह गलत थी। इस आदमी को डिजाइन के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी। आपने पहले क्या क्या डिजाइन किया है? जी किंग ने अनिच्छा से पूछा। विराट हिचकिचाया, ये सोचते हुए कि लीव्स ड्रिफ्टिंग का जिक्र करे या नहीं, लेकिन काफी सोचने के बाद उसने इसका जिक्र न करने का फैसला किया। ये तो बस एक साधारण सा स्केच था, और अगर जी किंग ने उससे प्रेरणा के बारे में पूछा होता तो इसका खुलासा करना बहुत शर्मनाक होता। मैंने कभी कुछ डिजाइन नहीं किया, विराट ने कहा, जिसे वह सबसे अच्छा जवाब मानता था। मैंने कभी कुछ डिजाइन नहीं किया। ये शब्द शी किंग और वुरिया पर बिजली की तरह गिरे, जिससे वे लगभग पत्थर की तरह जम गए। वे दोनों विराट को देखते रहे और उससे और भी अधिक प्रभावित होते चले गए। पहली बात तो यह है कि उन्होंने कभी किसी को सीधे चेहरे से डींग मारते हुए, आत्मविश्वास से दूसरों के साथ शर्त लगाते हुए, लापरवाही से बॉस को यह बताते हुए कि डिजाइन आसान है, और यह सब करते हुए सिर्फ डींग मारते हुए नहीं देखा था। दूसरे, उन्होंने कभी किसी को बिना किसी ठोस आधार के डींगे मारते हुए नहीं देखा था। एक सामान्य व्यक्ति अगर वह शेखी बघाड़ने की हिम्मत करता तो कम से कम उसमें कुछ कौशल तो होता, कम से कम सॉफ्टवेयर का उपयोग करना तो आता ही, लेकिन इस व्यक्ति में ऐसा कुछ नहीं है। उसे सॉफ्टवेयर की जानकारी तक नहीं थी, फिर भी वह डिजाइन करने का दावा करता था। ये तो सरासर बेतुका था। तीसरी बात, वे विराट की इस बात की प्रशंसा करते थे कि शर्त लगाते समय वह कितने शांत रहते थे। यह आदमी क्या सोच रहा था? संक्षेप में, शी किंग और वुरिया पूरी तरह से आश्वस्त थे। अब यह मानना कि विराट डिजाइन बना सकता था उतना ही असंभव लग रहा था जितना कि यह मानना कि एक सुअर पेड़ पर चढ़ सकता है। छोड़ो, मैं कर लूंगी। जी किंग कंप्यूटर चलाने के लिए चली गई। आखिरकार उसे सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करना आता था, जो निश्चित रूप से विराट से बेहतर था जिसे कुछ भी नहीं आता था। तुम वहीं इंतजार करो, मुझे करने दो। यहाँ छेड़छाड़ मत करो, मैं इसे संभाल लूंगा। मैं कुछ डिजाइन कर लूंगा, मुझे बस यह नहीं पता कि यह सफल होगा या नहीं।
समय वाकई बहुत कम है और अगर यह काम नहीं भी करता है तो काम का बोझ बहुत ज्यादा होने के कारण बॉस निश्चित रूप से आपको दोष नहीं देगा, शी किंग ने कहा। और वूरिया ने भी विराट से उम्मीद छोड़ दी थी और उसने सहायक कर्मचारी की भूमिका निभाते हुए शी किंग के लिए कॉफी लाए। कॉफी मन को उत्तेजित कर सकती है जिससे धीरे धीरे व्यक्ति में ऊर्जा का संचार होता है, इसलिए शी किंग ने उसे एक ही घूंट में पी लिया। फिर उसने कंप्यूटर स्क्रीन की ओर देखते हुए कहा, प्रेरणा कहाँ है? प्रेरणा कहाँ से आ रही है? लेकिन अपनी चिंता में उसे प्रेरणा का कोई स्रोत नहीं मिला। वूरिया ने पीछे से शी किंग का हौसला बढ़ाया, इसलिए उन दोनों में से किसी ने भी विराट पर ध्यान नहीं दिया, जिसने किसी तरह कागज का एक टुकड़ा ढूंढ लिया था और ब्रश पकड़े हुए मदीना द्वारा कहे गए शब्दों को याद करते हुए उसने चित्र बनाना शुरू कर दिया। जिया किंग और वू जियाओयू को इस बात का पता नहीं था, वे अभी भी कंप्यूटर पर ध्यान केंद्रित किए हुए थे। जिया किंग को तो माउस चलाना भी नहीं आता था, वह बिल्कुल अनभिज्ञ थी। उसने हल्के से अपने हाथ से अपने सिर पर थपथपाया। मैं कहाँ से शुरू करूँ? कोई फायदा नहीं, कोई नतीजा नहीं। बहन किंग, घबराओ मत, जितना ज्यादा घबराओगी स्थिति उतनी ही खराब होती जाएगी, वूरिया ने सांत्वना दी। हाँ, जी किंग ने सिर हिलाया, हालांकि उसने ब्रश को हिलाया लेकिन उसने बीच में ही सब कुछ मिटा दिया। अच्छा नहीं, मदीना सेक्सी है, उसे चटकीले कपड़े चाहिए, ये बिल्कुल भी मसालेदार नहीं है। जिया किंग ने पाया कि वह जितनी अधिक चिंतित होती जाती थी उसका काम इच्छित मार्ग से उतना ही दूर भटकता जाता था। 30 मिनट बीत चुके थे, कंप्यूटर स्क्रीन अभी भी पूरी तरह से खाली थी, कुछ भी नहीं दिख रहा था। जिया किंग ने अपने बाल खुजलाए, उसने हार मान ली क्योंकि इस तरह जारी रखने से कोई परिणाम नहीं निकलेगा। छोड़ो इसे, चलो अब और चित्र नहीं बनाते, चलिए वही डिज़ाइन इस्तेमाल करते हैं जिसकी वू शियुजुन ने पहले आलोचना की थी, शी किंग ने कहा। पहले वाला वह डिज़ाइन ही सबसे आकर्षक चीज़ थी जो मैं सोच सकता था, अन्यथा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। ये ठीक नहीं है, मुझे इसमें बदलाव करना होगा। मैं नहीं चाहता कि दूसरे लोग देखें कि इसे मैंने डिज़ाइन किया है, ये कुछ अलग होना चाहिए ताकि लोगों को लगे कि इसे आपने ही डिज़ाइन किया है। अरे तान, तुमने अचानक से वो शर्त क्यों लगा दी? शिकायत करते हुए शी किंग ने अपने काम में बदलाव करने के बारे में बात की। कुछ ही देर में कंप्यूटर स्क्रीन पर वे कपड़े प्रदर्शित हो गए जो उसने पहले डिज़ाइन किए थे। एक गहरे लाल रंग की कमर से चिपकी हुई स्कर्ट जिसके सीने पर एक बड़ा सा गुलाब बना हुआ था जो बेहद आकर्षक था। जिया किंग ने बदलाव करना शुरू किया, गुलाब को गुलाब की झाड़ी में बदल दिया। छी, गुलाब की झाड़ियाँ बिल्कुल भी आकर्षक नहीं होती, लेकिन वह जितना ज्यादा बदलाव करती गई वह उतना ही बदसूरत होता गया, पहले से भी बदतर, जिससे शी किंग इतना क्रोधित हो गया कि मानो वह भड़क ही उठा। वूरिया चुपचाप उसके बगल में खड़ी होकर सब कुछ देख रही थी, उसका पूरा ध्यान अवलोकन पर केंद्रित था। कुछ देर बाद दोनों को एहसास हुआ कि विराट काफी देर से चुप है। अब उसे क्या हो गया था? अब उसे चुप रहना आ गया था। अगर शर्त के दौरान वह पहले चुप रहता तो ऐसा नहीं होता। जो मुसीबतें इंसान खुद पैदा करता है उन्हें खुद ही सुलझाना पड़ता है, लेकिन अब उन्हें ही उनका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। कपड़ों को देखकर जी किंग को समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या बदलाव किया जाए, इसलिए उसने फैसला किया, इसे ऐसे ही रहने दो। फिर शी किंग ने विराट को यह देखने के लिए बुलाया कि सब ठीक है या नहीं। लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसे विराट डेस्क पर झुका हुआ एक पेंट ब्रश पकड़े हुए और कागज पर रेखाचित्र बनाते हुए दिखाई दिया। जिया किंग तुरंत नाराज हो गई। जब वो और रिया बदलाव करने में व्यस्त थी तब ये लड़का यूं ही कुछ चित्र बना रहा था, ये तो बस। तुम क्या कर रहे हो? जी किंग चिल्लाए। विराट ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और चित्र बनाना जारी रखा। विराट को अपनी ओर ध्यान न देते देख शी किंग अचानक खड़ी हो गई। वह अब विराट को अपनी मनमानी नहीं करने दे सकती थी। एक डिजाइनर के तौर पर वह अपने काम में क्या बदलाव करे इस बारे में असमंजस में थी। आमतौर पर जब वह किसी काम में व्यस्त होती है तो एक दर्शक का नजरिया स्पष्ट होता है। इससे पहले संशोधन के लिए अधिकतर सुझाव रिया की ओर से आए थे। शायद अब इस व्यक्ति से भी कुछ राय लेने का समय आ गया था। मेरे लिए इसे देख लो। इस समय विराट भी रेखाचित्र बना रहा था। अंतिम स्ट्रोक के साथ रूपरेखा सफलतापूर्वक तैयार हो गई और फिर उसने अपना ब्रश नीचे रख दिया, कागज पर बने रेखाचित्र को देखते हुए मुस्कुराया और मन ही मन सोचा कि यह ठीक ही होगा क्योंकि यह मदीना द्वारा स्वयं वर्णित चीज पर आधारित था। विराट द्वारा उसकी अनदेखी किए जाने पर जी किंग तुरंत क्रोधित हो गई। वह अपनी कुर्सी से उठी, विराट के पास दौड़ी, विराट के हाथ से रेखाचित्र छीन लिया और चिल्लाई, तुम अब आपको यहाँ आना होगा, मेरे डिजाइन को देखना होगा, संशोधन के लिए कुछ सुझाव देने होंगे और ये बेकार की चीजें करना बंद करना होगा। हो गया, विराट ने मुस्कुराते हुए कहा। हो गया? आपने तो कंप्यूटर का इस्तेमाल भी नहीं किया, ये कैसे हो सकता है? जी किंग क्षण भर के लिए अवाक रह गई, लेकिन अगले ही पल वूरिया की प्रतिक्रिया अप्रत्याशित रूप से नाटकीय थी। उसने देखा कि वूरिया का मुंह खुला रह गया, उसका हाथ आगे की ओर इशारा कर रहा था, उसके चेहरे पर सदमे के भाव थे और उसने कहा, बहन किंग, अपने हाथ में मौजूद कागज को देखो। ये सुनकर जी किंग एक पल के लिए स्तब्ध रह गई। क्या वह कागज देखना चाहती है? कौन सा पेपर? उसने नीचे देखा और उसे वह कागज दिखाई दिया जिसे उसने अभी अभी विराट के हाथ से छीना था। इसमें इतनी दिलचस्प बात क्या थी? लेकिन वूरिया की प्रतिक्रिया ने उसकी जिज्ञासा बढ़ा दी थी, इसलिए उसने धीरे धीरे कागज को खोला और पल भर में ही उसकी पुतलियां उत्साह से फैल गईं। 113 अध्याय 113 एक छोटा कमल। 113 अध्याय 113 एक छोटा कमल। जिया किंग की पूरी पुतली चमक उठी जब वह अपने हाथ में पकड़े कागज को देखती रही, सदमे से स्थिर। कागज पर एक ऐसा परिधान बना हुआ था जो देखने में बहुत साधारण लग रहा था, एक साधारण लंबी पोशाक। उस पोशाक पर कमल की पंखुड़ियां बिखरी हुई थीं। इसे अव्यवस्थित कहा जाता था, लेकिन ऐसा प्रतीत नहीं होता था क्योंकि प्रत्येक पंखुड़ी समग्रता की भावना में योगदान देती थी। हालांकि इसे एक तटस्थ ब्रश से बनाया गया था, फिर भी इसमें एक तरह का अनूठा आकर्षण था जो पहली नज़र में ही किसी को भी मोहित कर लेता था।
जिया किंग सचमुच मंत्रमुग्ध हो गई थी। जिस बात ने उन्हें और भी ज्यादा चौंका दिया वह थी कपड़ों की शैली, जो ताजगी का प्रतीक थी। ये कहना ही पड़ेगा कि यह परिधान बेहद शानदार था। इस रेखाचित्र को देखकर ही इसकी उत्कृष्टता का एहसास हो जाता है, और अगर इसे कंप्यूटर का उपयोग करके बनाया जाए तो कौन जाने ये कैसा बनेगा, शायद और भी खूबसूरत। और यही कारण था कि शीकिंग पूरी तरह से आश्चर्यचकित रह गई थी। है, क्या ये तुमने बनाया है? शीकिंग ने रेखाचित्र को अपने हाथों में पकड़े हुए अविश्वास से विराट से पूछा। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि विराट ने इसे डिज़ाइन किया था, क्योंकि विराट को डिज़ाइन सॉफ्टवेयर का उपयोग करना भी नहीं आता था। जैसा कि सभी जानते हैं, एक डिजाइनर के लिए सबसे बुनियादी कोर्स सॉफ्टवेयर सीखना है। उसे विश्वविद्यालय के दिनों की याद आई जब शिक्षक द्वारा पढ़ाया गया पहला पाठ सॉफ्टवेयर सीखना था। लेकिन शीकिंग ये भी जानती थी कि वह एक अनावश्यक प्रश्न पूछ रही है, क्योंकि विराट ने कभी उनका साथ नहीं छोड़ा था और वह शुरू से ही यहीं मौजूद था, इसलिए ये रेखाचित्र उसी ने बनाया होगा। जिया किंग ने यह सवाल सिर्फ इसलिए पूछा क्योंकि उसे इस पर विश्वास करना सचमुच मुश्किल लग रहा था। सवाल का सामना करते हुए विराट ने सिर हिलाया और कहा, मैंने बस ऐसे ही कुछ बना दिया था। दरअसल विराट ने बस यूं ही चित्र बना रखा था। वैसे भी चित्र बनाते समय वह मदीना की बातों के बारे में सोच रहा था, इसलिए यह इस तरह बन गया। बस यूं ही कुछ बना दिया। जिया किंग पूरी तरह से हैरान रह गई। क्या आप इसे केवल चित्र बनाकर भी हासिल कर सकते हैं? ये बस इतना ही था। उसने एक बार फिर विराट की प्रतिभा को स्वीकार किया। इसमें कोई हैरानी नहीं कि उसने शेखी बघाड़ने की हिम्मत की। पता चला कि उसमें वाकई कौशल था। एक मुहावरा है जिसे अच्छी तरह से सोची समझी योजना बनाना कहते हैं, जिसका अर्थ है किसी चीज की पूरी मानसिक छवि होना और इस प्रकार सहजता से ब्रश के माध्यम से उसे साकार रूप देना। इस व्यक्ति ने अपने मन में उस परिधान की कल्पना इतनी अच्छी तरह से कर रखी थी कि कलम चलते ही वह साकार हो गया। उसके बगल में खड़ी वुरिया ने शीकिंग की कांपती हुई पुतलियों और मुंह को देखा और पूछा, बहन किंग, क्या हुआ? क्या विराट का डिजाइन अच्छा नहीं है? तुम ऐसे क्यों दिख रहे हो? नहीं, ऐसा नहीं है कि यह अच्छा नहीं है, यह बहुत ही अच्छा है, शीकिंग ने कहा। खैर, शीकिंग को लगा कि वह इस तरह की कोई चीज डिजाइन नहीं कर सकती। सचमुच, वुरिया की आंखों में भी चमक आ गई। फिर उसने विराट की ओर मुड़कर देखा। यह आदमी तो बिल्कुल ही शांत स्वभाव का था, लेकिन बहुत जल्दी ही शीकिंग के उत्साहित भाव दब गए और उसने माथे पर शिकन डालकर विराट के चित्र का बारीकी से अवलोकन किया। ये सही नहीं है। ये वस्त्र इतना पवित्र है कि इसे पहनने वाला व्यक्ति कीचड़ से अछूती परी जैसा प्रतीत होगा। लेकिन इसका मदीना से कोई लेना देना नहीं है। मदीना अपनी कामुकता के लिए जानी जाती हैं। दरअसल मदीना ने अपने लगभग सभी कार्यों में कामुकता का प्रदर्शन किया। उसे इस तरह के मासूम कपड़े पहनाना शायद कारगर नहीं होगा। अब विराट को देखकर शीकिंग उसके प्रति प्रशंसा का भाव रखने लगी थी। अगर वह ऐसा वस्त्र डिजाइन कर सकता है तो निश्चित रूप से वह बिना किसी समस्या के कुछ और भी डिजाइन कर सकता है। छोटे तांग, अब एक आकर्षक पोशाक डिजाइन करो, शीकिंग ने कहा। मुझे अब कुछ समझ नहीं आ रहा, विराट ने कहा। वह कैसे संभव हो सकता है? आप निश्चित रूप से कर सकते हैं, क्योंकि आपने इसे डिजाइन किया है, शीकिंग ने जोर देकर कहा। मुझे सचमुच नहीं पता कैसे। विराट को अब सचमुच कुछ भी पता नहीं था। मजाक करना बंद करो, शीकिंग ने कहा। वह सचमुच आशा करती थी कि विराट शर्त जीत जाएगा, ताकि डिजाइन विभाग के उन अहंकारी लोगों को उनकी औकात दिखा सके, क्योंकि वे सचमुच दूसरों को नीचा समझते थे। मुझे सच में नहीं पता, बहन किंग, चलिए इसी को मान लेते हैं, विराट ने जोर देकर कहा। यह बिल्कुल भी ठीक नहीं है। जिया किंग अभी कुछ बोलने ही वाली थी कि डिजाइन विभाग के बगल वाले कमरे से खुशी की आवाज आई। ऐसा प्रतीत हुआ कि उन्होंने अपना प्रारंभिक मसौदा पूरा कर लिया था। ये सुनकर शीकिंग का चेहरा गंभीर हो गया। अगर डिजाइन विभाग ने अपना काम समय से पहले खत्म कर लिया तो क्या विराट मुसीबत में नहीं पड़ जाएगा? इसके अलावा घड़ी पर नजर डालते ही शीकिंग दंग रह गई। पहले से बर्बाद हुए समय को देखते हुए काम पूरा करने के लिए केवल 3 घंटे ही बचे थे। किसी और चीज को डिजाइन करना शुरू करने के लिए निश्चित रूप से पर्याप्त समय नहीं होगा। नहीं, घटिया डिजाइन भी बिल्कुल डिजाइन न होने से बेहतर था। और शीकिंग को विराट द्वारा डिजाइन किया गया परिधान वास्तव में पसंद आया। भले ही मदीना को यह पसंद न आए, फिर भी इससे कुछ हद तक इज्जत बच सकती थी। तो यही वह है। फिर शीकिंग ने विराट की ओर देखा और कहा, मैं अब सॉफ्टवेयर का उपयोग करके आपके लिए ये कपड़ा बनाने जा रही हूँ। ये रेखाचित्र मार्कर पेन से बनाया गया है। क्या आप इसमें इस्तेमाल किए गए विशिष्ट रंगों को जानते हैं? हाँ, विराट ने सिर हिलाया। रंगों और बाकी सब बातों को लेकर वह पूरी तरह आश्वस्त था। मदीना ने खुद एक बार उसे बताया था कि उसे किस तरह का वस्त्र चाहिए, जिसमें उसके रंग भी शामिल थे, और विराट को वह बात अभी भी याद थी। तो चलिए अब रंग भरते हैं, ज़ीकिंग ने कहा। फिर उसने कंप्यूटर चालू किया, एक मॉडल बनाया और जल्द ही स्क्रीन पर एक परिधान दिखाई देने लगा। विराट ने वस्त्र के रंगों का वर्णन करना शुरू किया। कुल मिलाकर हल्के सफ़ेद रंग का प्रयोग करें और कमल के फूलों के लिए हल्के लाल रंग का इस्तेमाल करें। रंग जितना हल्का होगा उतना ही अच्छा होगा। जिया किंग ने ठीक वैसा ही किया। कुछ ही देर में कंप्यूटर पर रंगों से सजी एक लंबी ड्रेस दिखाई दी। जिया किंग ने उस पर एक नज़र डाली और उसकी आंखें तुरंत चमक उठीं। ये सुंदर था, सचमुच सुंदर। वुरिया उसके ठीक पीछे थी। बस एक नज़र में ही उसका मासूम दिल खुशी से भर उठा। कितना सुंदर है, कितना सुंदर है। दोनों लड़कियों के दिल लगभग पिघल रहे थे। दुनिया में इतना खूबसूरत वस्त्र कैसे हो सकता है? लेकिन शीकिंग जानती थी कि यह शायद सफल न हो, क्योंकि मदीना को कुछ सेक्सी, कुछ और चाहिए था। हालांकि उन्हें इस तरह की पवित्र और लंबी पोशाक पसंद थी, लेकिन अगर मदीना को ये पसंद नहीं आई तो ये सब व्यर्थ होगा। इस विकट परिस्थिति का सर्वोत्तम लाभ उठाने में ही क्या हर्ज है? उन्होंने अपनी किस्मत को स्वीकार कर लिया था और यही उनके लिए एकमात्र रास्ता था। जैसे ही जिया किंग घबरा गई, ये सोचकर कि विराट वास्तव में सक्षम है, वह मुड़ी और उसके चेहरे के भाव फिर से बदल गए। उसने देखा कि विराट पहले से ही कंप्यूटर पर मिलान वाला खेल खेल रही थी।
अरे, इस आदमी को तो बिल्कुल भी चिंता नहीं है। डिज़ाइन विभाग में लोगों का एक बड़ा समूह वू शियुजुन को घेरे हुए था, जिसके बीच में एक कंप्यूटर रखा हुआ था। कंप्यूटर स्क्रीन पर एक लाल रंग की लंबी ड्रेस थी जो बेहद खूबसूरत थी और उसके शरीर के सही हिस्सों को उभार रही थी। इसे पहनने वाला कोई भी व्यक्ति बेहद आकर्षक लगेगा। आखिरकार ये काम पूरा हो गया। झो कियांग तैयार उत्पाद को देखते हुए वहीं खड़ा रहा। उसने तुरंत चापलूसी शुरू कर दी। मास्टर वू सचमुच अद्भुत हैं। मदीना को ये पोशाक जरूर पसंद आएगी। जी हाँ, उनके पीछे खड़े अन्य डिजाइनर भी उनकी प्रशंसा करने लगे। उनकी बातों से वू शियुजुन का दिल खुशी से भर गया और वह बहुत खुश हुआ। उन्हें कंप्यूटर स्क्रीन पर जो कुछ भी दिखाई दिया वह उन्हें पसंद आया। इस परिधान को डिज़ाइन करना उनके लिए सौभाग्य की पराकाष्ठा जैसा लगा। लाया इंटरनेशनल से मिलने वाले 15 लाख रुपये अब पहुंच के भीतर लग रहे थे। आखिरकार मैं वू शियुजुन हूँ जो मदीना से मिल चुका हूँ। बिल्कुल, मैं इसे डिज़ाइन कर सकता हूँ। झो कियांग ने जल्दी से कहा, बेशक, मास्टर वू के अलावा और कौन हो सकता है। अगर उस मजदूर ने तुम्हारा डिज़ाइन देख लिया होता तो शायद वह इतना डर जाता कि इस समय घुटनों के बल बैठकर तुम्हें पापा कहकर पुकारता। हाँ, वू शियुजुन बहुत खुश हुआ। जनसंपर्क विभाग की तरफ खड़ी शीकिंग लगातार उस परिधान को देख रही थी और उत्साह से उसके गाल लाल हो रहे थे। ये पोशाक उसे उसके बचपन की याद दिलाती थी। जितना ज़्यादा वह इसके बारे में सोचती उतनी ही खुश हो जाती थी। फिर उसने विराट की ओर मुड़कर कहा, ओह वैसे तान, क्या तुमने इस पोशाक के लिए कोई नाम सोचा है? नाम? विराट ने इस बारे में कभी सोचा भी नहीं था। उसे इसका क्या नाम रखना चाहिए? कोई अनुमान नहीं। विराट ने अपना सिर हिलाया। सचमुच उसे पता नहीं था। आखिरकार ये तो बस एक सामान्य सी चित्रकारी थी। नहीं, ये ठीक नहीं रहेगा। हम डिजाइनर अपने द्वारा बनाए गए प्रत्येक परिधान का एक नाम रखते हैं। आपने इसे डिज़ाइन किया है, इसलिए आपको ही इसका नाम रखना चाहिए। जीकिंग ने जोर देकर कहा, क्या उसे इसका नाम रखना ही होगा? टैंग नामकरण करने में बहुत ही खराब था। यह उनके लिए वाकई थोड़ा मुश्किल था। शायद लीव्स ड्रिफ्ट एंड ड्रिफ्ट की तरह वह इसे लोट्स ब्लॉसम बिट बाय बिट कह सकता है। हाँ, यही सही नाम है। लेकिन जैसे ही विराट बोलने ही वाला था, शीकिंग ने उससे पहले ही बोलना शुरू कर दिया। मेरी एक छोटी सी गुजारिश है, क्या आप कोई अच्छा सा गाना चुन सकते हैं? मुझे याद है कि लीव्स ड्रिफ्ट एंड ड्रिफ्ट नाम की एक प्रसिद्ध रचना है और ऐसे नाम वास्तव में रचना को बर्बाद कर देते हैं। तुम ऐसा नहीं कर सकते। अगर तुम कोई अच्छा नाम नहीं सोच सकते तो मैं तुमसे नाराज हो जाऊंगी। जीकिंग ने मुस्कुराते हुए कहा, फिर कंप्यूटर स्क्रीन पर दिख रहे परिधान को देखने लगी। उसकी बातें सुनकर विराट को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या कहे। उसने सोचा कि उसे कोई दूसरा नाम चुनना चाहिए, लेकिन वह नाम क्या होना चाहिए? 114 अध्याय 115 ये सभी लोग ऐसे क्यों हैं? 114 अध्याय 115 ये सभी लोग ऐसे क्यों हैं? दोनों समूह ली चुवेन के कार्यालय की ओर चल पड़े। वह कार्यालय असल में एक छोटा सा मीटिंग रूम था। अंदर एक लंबी मेज थी जिसके किनारे कुर्सियां लगी हुई थीं और सबसे आगे एक प्रोजेक्टर लगाया गया था। टेबल पर रखा एक कंप्यूटर जो प्रोजेक्टर से जुड़ा हुआ था स्क्रीन पर सामग्री प्रदर्शित कर सकता था। ली चुवेन का चेहरा गंभीर था क्योंकि आगामी चेंग चेंग फैशन शो बेहद महत्वपूर्ण था। लेकिन अगर वह मौका चूक गया तो लॉरियल इंटरनेशनल को बड़ा झटका लगेगा। यह उनका आखिरी मौका था। अगर वो शियुजुन कुछ प्रभावशाली डिज़ाइन तैयार करने में कामयाब हो जाते हैं और एजेंट द्वारा उसका चयन करवा लेते हैं तो लॉरियल इंटरनेशनल सफल हो जाएगी। अगर नहीं तो उन्हें अगले साल तक इंतजार करना पड़ेगा। वो शियुजुन और उनके साथी उपलब्ध कुछ कुर्सियों पर बड़े ही आत्मसंतुष्ट भाव से बैठे थे, जबकि डिज़ाइन विभाग के बाकी सदस्य उनके और जोहो की आंख के पीछे खड़े थे। टेबल के ठीक सामने विराट और उनके दो साथी बैठ गए थे। कंप्यूटर के बगल में बैठे ली चुवेन ने कहा कि सामान्य परिस्थितियों में जनसंपर्क विभाग को इसमें शामिल होने की आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन समय की अत्यधिक कमी को देखते हुए किसी और बात पर चर्चा करना समय की बर्बादी थी। क्या सारा काम हो गया? ली चुवेन ने पूछा। बेशक, ये सब इस यूएसबी ड्राइव में है। वो शियुजुन ने ड्राइव सौंपते हुए विराट और उसके साथियों पर व्यंग्य करने से खुद को नहीं रोक पाया। क्रोधित होकर शीकिंग और वूरिया ने अपनी मुट्ठियां कसकर भींच लीं, जबकि विराट पूरी तरह से अप्रभावित दिखाई दिया। इस तरह के उकसावे का सामना करते हुए वास्तव में उन्हें जवाब देने की कोई परवाह नहीं थी। ली चुवेन ने यूएसबी ड्राइव ली, उसे कंप्यूटर में लगाया और प्रोजेक्टर चालू कर दिया। कुछ ही देर में वो शियुजुन के कपड़ों के डिज़ाइन दीवार पर लगी प्रोजेक्शन स्क्रीन पर दिखाई देने लगे। देखते ही देखते पूरा कमरा आश्चर्य से गूंज उठा। यहाँ तक कि ली चुवेन ने भी डिजाइनों पर नजर डाली और सहमति में सिर हिलाया। वे वाकई प्रभावशाली थे। स्क्रीन पर एक लाल रंग की छोटी स्कर्ट थी जो सुनहरे फीनिक्स की तरह गर्व से खड़ी थी। चटक लाल रंग बेहद खूबसूरत था। लोगों की हैरानी भरी आवाज़ें सुनकर वो शियुजुन भी खड़ी हो गईं और बोलीं, निर्देशक ली, ये पोशाक मदीना के वर्षों के पहनावे के सार को आत्मसात करके डिज़ाइन की गई है। इस ड्रेस को देखिए, ये कितनी सुरुचिपूर्ण है। ये स्तनों को उभारता है और कूल्हों को पतला करता है, जिससे मदीना बेहद खूबसूरत दिखती है। इसके अलावा चटक लाल रंग मदीना के व्यक्तित्व से मेल खाता है। अगर वह इसे पहनेगी तो यकीनन बेहद खूबसूरत लगेगी और वह निश्चित रूप से इसी को चुनेगी। निर्देशक ली, मुझे लगता है कि मास्टर वू का डिज़ाइन शानदार है। इस ड्रेस का रंग और गुणवत्ता सचमुच स्वर्ग में बनी जोड़ी की तरह हैं। जो कियांग ने तारीफ करते हुए कहा। ली चुवेन ने सिर हिलाते हुए कहा, यह ठीक रहेगा। इसे मंजूरी मिल गई है। मैं इसे अभी मदीना के एजेंट को भेज दूंगी ताकि वह इसे देख सके। ये सुनकर वो शियुजुन ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी और विराट और उसके साथियों पर और भी व्यंग्यात्मक नजर डाली। डिज़ाइन विभाग के अन्य सदस्यों ने खुशी मनाई। अंततः उन्हें सफलता मिल गई। इस बीच विराट और उनके समूह ने जश्न मनाने का कोई संकेत नहीं दिखाया। जिया किंग कुछ बोलना चाहती थी, लेकिन वो शियुजुन का डिज़ाइन वाकई सटीक था। ये सेक्सी, मसालेदार और मदीना की छवि के लिए बिल्कुल सही था।
इस ड्रेस को एक आदर्श उदाहरण कहा जा सकता है। इसे त्रुटिहीन रूप से डिज़ाइन किया गया था, जिसमें आलोचना की कोई गुंजाइश नहीं थी। वुरिया को भी ऐसा ही महसूस हुआ। उन दोनों को आश्चर्य हुआ कि क्या उन्हें विराट द्वारा तैयार किए गए डिज़ाइन को प्रस्तुत करने की जहमत भी उठानी चाहिए। इसके मुकाबले तो उनके जीतने की कोई उम्मीद ही नहीं थी। जैसे ही वे विराट को ये सुझाव देने वाले थे कि वे अपने डिज़ाइन का प्रदर्शन न करें, अचानक ही विराट ने ली चुवेन की ओर देखा और घोषणा की, ब्लैक सिल्क गर्ल, हमने भी कुछ डिज़ाइन किया है। तुरंत ही जी किंग और वू जियाओयू ने निराशा से अपने सिर ढक लिए। इस आदमी में इतनी हिम्मत कैसे आई कि उसने अपने काम की तुलना वू शियुजुन के काम से की। जब ली चुवेन ने ब्लैक सिल्क गर्ल के बारे में सुना तो वह शुरू में काफ़ी नाराज हुई, लेकिन जैसे ही उसने विराट को उनके डिज़ाइन का जिक्र करते सुना, उसने फिलहाल अपनी व्यक्तिगत शिकायतों को एक तरफ रखने का फैसला किया। आपका डिज़ाइन कहाँ है, मुझे देखने दो। यहीं पर विराट ने शी किंग के हाथ से यूएसबी ड्राइव ले ली। जिया किंग को एहसास हो गया कि यह सचमुच अंध है। विराट को यूएसबी ड्राइव पेश करते देख वू शियुजुन और जोहो की आंख ने उपहासपूर्वक हंसते हुए कहा। वे अपने शाब्दिक हमलों से काफ़ी खुश थे और अपनी जीत को लेकर आश्वस्त थे। निर्देशक ली, मुझे यह एहसास नहीं था कि आपके जनसंपर्क विभाग के लोग डिजाइनिंग में इतने कुशल हैं। लगता है मुझे उस्ताद को अपना खेल और बेहतर करना होगा। वू शियुजुन ने व्यंग्य से भरे शब्दों में कहा। उसके शब्द उपहास के सिवा कुछ नहीं थे। इसे कोई भी सुन सकता था। ली चुवेन भी कुछ हद तक शर्मिंदा थे। दरअसल शुरू से ही उसने विराट से किसी भी तरह की उम्मीद नहीं की थी। इसके लिए कोई तैयारी नहीं की गई थी। उसने विराट के हाथ से यूएसबी ड्राइव ली, उसे कंप्यूटर से जोड़ा और डिस्क को पढ़ना शुरू कर दिया। नीचे खड़े सभी लोग मजाक को होते हुए देखने के लिए तैयार थे। क्या ये किसी मजदूर का डिज़ाइन है? मुझे इसे अच्छे से देखना होगा, ये तो किसी अप्रत्याशित प्रतिभा की तरह है। एक डिजाइनर ने उपहास उड़ाते हुए कहा। अब जब तुमने इस बारे में बात की है तो मुझे वाकई ध्यान देना चाहिए। लोगों के एक समूह ने मिलकर विराट को मूर्ख साबित करने की साजिश रची। जैसे ही जी किंग ने इसे देखा, वह समझ गई कि सब खत्म हो गया है। विराट सचमुच भोला था। अब तो उसे माफ़ी मांगने के लिए घुटने टेक कर चाय पिलानी ही पड़ेगी। यह आदमी ओफ। प्रोजेक्टर पर विराट द्वारा डिज़ाइन किए गए कपड़े प्रदर्शित किए गए। कमल के फूलों से सजी एक लंबी स्कर्ट। इस क्षण सभी ने ऊपर की ओर देखा। सबकी निगाहें प्रोजेक्टर स्क्रीन पर टिकी हुई थीं। अचानक पहले चहल पहल से भरा हुआ सम्मेलन कक्ष शांत हो गया, मानो वह स्पष्टता की अवस्था में प्रवेश कर गया हो। कोई नहीं हिला। सभी लोग कमल के फूलों से सजी लंबी स्कर्ट को टकटकी लगाए देख रहे थे। वे एक एक करके मंत्रमुग्ध हो गए। उनकी आंखें हिलना बंद हो गईं। उस लंबी स्कर्ट को देखकर उनके मन में एक तरह की लालसा जागृत हुई। इस समय महिलाएं मूर्खतापूर्ण ढंग से उस पोशाक को घूर रही थीं और खुद उसे पहनने के बारे में सोच रही थीं। जिया किंग और वू जियाओयू भी एक बार फिर मंत्रमुग्ध हो गए। अब प्रोजेक्टर स्क्रीन पर जो कुछ वे देख रहे थे वह कंप्यूटर पर देखे गए दृश्य से बड़ा था, जिससे कल्पना करना आसान हो गया। यहाँ तक कि ली चुवेन के सामने भी कंप्यूटर था, लेकिन पोशाक को देखते ही वह उसकी ओर आकर्षित हो गई। बाद में स्क्रीन को बहुत छोटा पाकर उसने सीधे बड़ी स्क्रीन की ओर देखना शुरू कर दिया। पुरुष एक जैसे थे, उनकी सोच महिलाओं से अलग थी। उस पोशाक को देखकर उनके मन में अनगिनत कल्पनाएं जन्म ले चुकी थीं। अगर कोई देवी इस पोशाक को पहने तो कैसा लगेगा? वो शियुजुन भी दंग रह गईं। ये पोशाक, ये तो बस हद से ज्यादा था। बहुत ही शानदार, आंखों के लिए एक दावत थी। जो की आंख भी हैरान रह गया। क्या ये किसी मजदूर का काम था? असंभव। अगर किसी मजदूर में ऐसी प्रतिभा होती तो वह अब तक प्रति माह हजारों डॉलर कमा रहा होता। वह अभी भी मजदूर क्यों होगा? इस समय केवल विराट ही उदासीनता से मुस्कुरा रहा था। उसके आसपास इतनी खामोशी थी कि उसे थोड़ी असहजता महसूस हुई और उसने अपने हाथ से मेज पर थपथपाया। धड़ धड़ धड़। कोई नहीं हिला। चलो भी। विराट अवाक रह गया। इन लोगों को उसकी लिखी हुई बातों में इतनी दिलचस्पी क्यों थी? अचानक मेज पर उसके थपथपाने की ताकत बढ़ गई। धड़ धड़ धड़। इससे आखिरकार स्तब्ध भीड़ वास्तविकता में लौट आए। सभी लोग थोड़े अचंभित से महसूस कर रहे थे। अब वे उस पोशाक की ओर नहीं देख रहे थे, मानो उसमें कोई जादुई शक्ति समाहित हो जो लोगों को आकर्षित करती हो। ली चुवेन को होश में आते देख विराट ने तुरंत कहा, ब्लैक सिल्क गर्ल, क्या मेरा डिज़ाइन ठीक है? अब जब विराट ने ली चुवेन को काली रेशम वाली लड़की कहकर पुकारा तो उसने अब कोई आपत्ति नहीं जताई। क्या इस व्यक्ति ने सचमुच इसे डिज़ाइन किया है? अरे अरे, काली रेशम वाली लड़की, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। क्या मेरा डिज़ाइन ठीक है? अरे कुछ तो बोलो। ऐसा करके तुम सचमुच मेरा अपमान कर रहे हो, विराट ने कहा। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि इन लोगों को क्या हो गया है। 115 अध्याय 116 ये किस तरह के कपड़े हैं? 115 अध्याय 116 ये किस तरह के कपड़े हैं? इतने सारे लोगों के सामने उसे काली रेशम वाली लड़की कहकर पुकारे जाने पर ली चुवेन के पास गुस्सा होने का समय ही नहीं था। उसका पूरा ध्यान काम पर ही केंद्रित था। सच कहें तो ये ड्रेस मदीना की तो बात ही अलग है, किसी भी महिला पर बेहद खूबसूरत लगेगी। इसके अलावा इस पोशाक का महत्व वू शियुजुन द्वारा डिज़ाइन की गई पोशाक से भी कहीं अधिक था। ये स्वीकार्य हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि इसमें कुछ गड़बड़ है। डिजाइनर पूरी तरह से दंग रह गए। पता चला कि यह निर्माण मजदूर एक अप्रत्याशित प्रतिभा था। धिक्कार है, उन्होंने उसे गलत समझा था। जो कियांग और भी ज्यादा निराश हो गया था। इस दृश्य से जी किंग और वू जियाओयू भी खुश नहीं थी, क्योंकि वे पोशाक की घातक खामी को जानती थी। यह मदीना की पहचान के अनुरूप नहीं थी। इस ड्रेस का मसालेदार और सेक्सी होने से कोई लेना देना नहीं था। जब वू शियुजुन ने यह सुना तो उसका चेहरा तुरंत बिगड़ गया। इसका क्या मतलब था? हालांकि उन्होंने देखा था कि उनके सामने रखी पोशाक बेहद उल्लेखनीय थी और सम्मान के योग्य थी। अब उसे झुंझलाहट महसूस होना स्वाभाविक था। आपको ये समझना होगा कि दांव पर उनका कमीशन था पूरे 1.5 मिलियन।
अगर कोई और इसे छीन ले तो क्या उसके सारे प्रयास व्यर्थ नहीं हो जाएंगे? लेकिन उन्हें सबसे ज्यादा गुस्सा इस बात पर आया कि वे एक निर्माण मजदूर से हार गए। बिल्कुल नहीं, कदापि नहीं। अचानक वो शियुजुन के चेहरे पर मुस्कान फैल गई। उन्होंने ली चुवेन की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, राष्ट्रपति ली, ये पोशाक शायद उपयुक्त नहीं है ना? जैसे ही उन्होंने ये टिप्पणी की, कमरा एकदम शांत हो गया। क्या ड्रेस में कुछ खराबी थी? ली चुवेन भी एक पल के लिए अचंभित रह गया। मास्टर, वो इस पोशाक में क्या अनुचित है? वो शियुजुन ने खांसते हुए अपना गला साफ किया और फिर कहा, सब जानते हैं कि मदीना अपने बोल्ड और सेक्सी अंदाज के लिए मशहूर है और वह आमतौर पर उसी के अनुसार कपड़े पहनती है। सभी लोग इस बात से अवगत थे और उन्होंने सिर हिलाकर सहमति जताई। कुछ लोग पहले ही उसके शब्दों का अर्थ समझ चुके थे और फिर उन्होंने मुस्कुराते हुए विराट की ओर देखा। बेशक, वो शियुजुन ने अपने बगल में बैठे लोगों की निगाहें महसूस की और आगे कहा, तो फिर बताओ, इस ड्रेस का सेक्सी या बोल्ड होने से क्या लेना देना है? वो शियुजुन के इशारे पर सभी ने बड़ी स्क्रीन की ओर देखा और तुरंत ही सबने हैरानी से सांसें रोक लीं। उस ड्रेस में जरा भी कामुकता का अंश नहीं था। तो बात यह है, मदीना को ये बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। बिल्कुल, ये सभी असहमति की आवाजें थीं। ये देखकर ली चुवेन को एहसास हुआ कि यह सच था। पोशाक सुंदर तो थी लेकिन उसमें कामुकता का कोई अंश नहीं था और शायद ये बात काम नहीं आएगी। जिया किंग को भी एहसास हो गया कि अब बचने का कोई रास्ता नहीं है और उनका भेद खुल चुका है। ऐसा लग रहा था कि विराट का पतन निश्चित है और इस बार वह शर्त हारने वाला है। लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि विराट भी पहले की तरह ही शांत था। हे भगवान, क्या उसे जरा भी चिंता नहीं थी? तभी ली चुवेन का फोन बजा। उसने फोन उठाया और बोली, हेलो। जी हाँ, मैं इसे अभी आपको भेज दूंगा। फोन रखने के बाद ली चुवेन ने बोलते हुए कंप्यूटर को चलाना शुरू किया और कहा, मदीना का एजेंट जल्द ही समीक्षा करेगा और हमें बहुत जल्द परिणाम मिल जाएंगे। चलिए देखते हैं क्या होता है। मैं अभी उसे डिज़ाइन की हुई ड्रेस भेज रही हूँ। कंप्यूटर पर उसके द्वारा उठाए गए कदम बड़ी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे थे और यह कनेक्शन सैटेलाइट टीवी लिंक के माध्यम से स्थापित किया गया था। कुछ ही देर बाद कंप्यूटर स्क्रीन पर सुनहरे बालों वाली 20 साल की एक विदेशी महिला दिखाई दी जो इस समय एक होटल में थी। ली चुवेन उससे बात कर सकती थी। हाय लिंडा। लिंडा मदीना की एजेंट थी। हेलो राष्ट्रपति ली, गोरी महिला। वास्तव में लिंडा ने जवाब दिया। हालांकि वह जल्द देश की भाषा में बोल रही थी जिसका अब जुबान देश की भाषा में अनुवाद किया जा रहा था ताकि सभी लोग समझ सकें। मैं अब ड्रेस का मॉडल भेज रही हूँ, ली चुवेन ने कहा। ठीक है, लिंडा ने सिर हिलाया। नीचे कई डिजाइनर इस समय तनाव में थे। वो शियुजुन का चेहरा मुस्कान से भरा हुआ था। उसे पूरा यकीन था कि उसके द्वारा डिजाइन की गई पोशाक ही चुनी जाएगी और अब वह केवल परिणाम की प्रतीक्षा कर रहा था। विराट को कोई जल्दी नहीं थी लेकिन शी किंग उसके लिए चिंतित थी। पूरा दृश्य एक बार फिर शांत हो गया। सभी लोग स्क्रीन को देखने लगे। स्थानांतरित की जा रही फाइल का नाम वू शियुजुन था और निश्चित रूप से इसे वू शियुजुन द्वारा ही डिजाइन किया गया था। ये हमारी कंपनी का डिजाइन है, कृपया इसे देखें, ली चुवेन ने कहा। कुछ ही समय में फाइल पूरी तरह से स्थानांतरित हो गई। ठीक है, मैं अभी देख लूंगा, लेकिन राष्ट्रपति ली, मुझे ये स्पष्ट करना होगा कि इस बार मदीना की तलाश में बहुत से लोग लगे हुए हैं, इसलिए हमें इस पर सावधानीपूर्वक विचार करना होगा। अगर आपका डिजाइन अच्छा है तो हम फिर भी आपको ही चुनेंगे, लेकिन अगर नहीं तो भूल जाए, लिंडा ने स्क्रीन पर कहा। ठीक है, बात तो बस सर्वश्रेष्ठ चुनने की है, ली चुवेन ने सिर हिलाया। कंपनी के भविष्य से जुड़े होने के कारण वह थोड़ा घबराया हुआ महसूस कर रहा था। उसने गहरी सांस ली और अपने अंदर की घबराहट को जबरदस्ती दबाया। घबराने का कोई फायदा नहीं था। बाकी लोग भी चुप हो गए। सबकी निगाहें बड़ी स्क्रीन पर टिकी थी। नतीजा तुरंत सामने आ गया और विराट अब भी बेफिक्र रवैया अपनाए हुए था। वह इसे गंभीरता से नहीं ले रहा था, लेकिन वह जानबूझकर छिप रहा था। वह मदीना को खुद से मिलने नहीं दे सकता था क्योंकि उसे परेशानी भरे मामलों में शामिल होने से परहेज था। मदीना के अत्यधिक लगाव के ख्याल मात्र से ही उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। अगर दूसरों को पता चल जाए कि विराट मदीना के बारे में कैसा महसूस करता था तो यह उन्हें सचमुच चौंका देगा, क्योंकि मदीना कई पुरुषों की देवी थी जो उसके साथ रहने के लिए तरसते थे। साथ रहने का कोई मतलब नहीं था। मदीना ने बार बार विराट को खुद को पेश किया, लेकिन हर बार उसे ठुकरा दिया गया। फिर भी वह लगातार उसका पीछा करती रही। यदि उन पुरुषों को पता चलता कि उनकी देवी को अस्वीकार कर दिया गया है तो वे एकजुट होकर विराट की हत्या कर सकते थे। इसलिए मदीना को विराट तक पहुंचने से रोकना बेहद जरूरी था, क्योंकि जहां कोई एजेंट होता था वहां मदीना के भी होने की संभावना थी। सावधानी बरतना ही सबसे अच्छा तरीका था। इस समय बड़े पर्दे पर सुनहरे बालों वाली लिंडा डिजाइन का अवलोकन कर रही थी। उसकी आंखें अप्रत्याशित रूप से इधर उधर घूम रही थीं। वह वू शियुजुन के काम की जांच कर रही थी। ये डिजाइन मानक होने के साथ साथ आकर्षक भी है, जिसमें एक सेक्सी अंदाज है जो दर्शाता है कि डिजाइनर ने मदीना की ड्रेसिंग शैली पर गहन शोध किया है। ये सुनकर वहां मौजूद सभी लोगों ने वू शियुजुन की प्रशंसा की। ये सोचना भी आश्चर्यजनक है कि वह वास्तव में इतना कुशल था, ये देखते हुए कि ये शब्द मदीना के एजेंट से आए थे जो स्टार के हर पहलू का प्रबंधन करता था और उसे सबसे अच्छी तरह जानता था। चारों ओर से प्रशंसा भरी निगाहों से घिरे वू शियुजुन ने अपना सिर ऊंचा रखा और खुद पर और भी अधिक प्रसन्न हुए। उसकी निगाहें विराट और अन्य दो लोगों पर घूम गईं, जिससे एक विजयी भाव और एक उकसाने वाला रवैया प्रदर्शित हुआ। जिया किंग गुस्से से आग बबूला थी, लेकिन उसे चुप रहना पड़ा। कुछ नहीं किया जा सकता था। दूसरे का डिजाइन उत्कृष्ट था। उस समय लिंडा ने अपनी समीक्षा लगभग पूरी कर ली थी और कहा, राष्ट्रपति ली, ये डिजाइन स्वीकार्य है। ये प्रारंभिक समीक्षा में सफल रहा है। मैं इसे जल्द ही मदीना के पास ले जाऊंगा और उसे फैसला करने दूंगा। ये सुनकर ली चुवेन उत्साहित हो गया। प्रारंभिक समीक्षा में सफल होना वाकई शानदार था। ठीक है, सफलता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम।
अगर और कुछ नहीं है तो मैं अब वीडियो कॉल समाप्त कर दूंगा। नतीजा मिलते ही मैं आपको फ़ोन पर संपर्क कर लूंगी, लिंडा ने कहा। बिल्कुल, राष्ट्रपति ली ने दिल खोलकर हंसते हुए कहा। उसने विराट के डिज़ाइन का जिक्र बिल्कुल नहीं किया क्योंकि वह मानकों के अनुरूप नहीं था। बेहतर यही होगा कि उसका जिक्र न किया जाए। इस बिंदु पर जी किंग को भी लगा कि अब कोई और विकल्प नहीं बचा है क्योंकि विराट की योजना सरासर गलत थी। जैसे ही लिंडा वीडियो कॉल समाप्त करने वाली थी, अचानक किसी ने बोलना शुरू कर दिया। राष्ट्रपति ली, हमारे पास अन्य योजनाएं भी हैं, हम उन्हें अभी क्यों नहीं दिखा रहे हैं। वह कोई और नहीं बल्कि वू शियुजुन थे जो ली चुवेन को देख रहे थे। बेशक, ऐसा कहकर वह विराट के चेहरे पर एक थप्पड़ मारना चाहता था, उसे उनकी शर्त याद दिलाना चाहता था ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि विराट बाद में उस शर्त से मुकर न जाए। इसलिए उन्होंने यह मुद्दा उठाया। लिंडा वीडियो कॉल समाप्त करने ही वाली थी, लेकिन इन शब्दों को सुनकर वह उत्साहित हो गई। राष्ट्रपति ली, क्या और भी डिज़ाइन हैं? फिर उन्हें जल्दी से बाहर निकाल लें। आप किसका इंतजार कर रहे हैं? मदीना को अच्छी तरह से देखने दो। अगर यह वाला सही नहीं लगा तो शायद उसे अगला वाला पसंद आ जाए, लिंडा ने कहा। ली चुवेन खुद को एक दुविधा में फंसा हुआ पाया क्योंकि विराट का डिज़ाइन सुंदर तो था लेकिन उसका मदीना से कोई संबंध नहीं था। अब जब लिंडा ने पूछा तो ली चुवेन ने जवाब देना ही बेहतर समझा। वहाँ है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यह काम करेगा, ली चुवेन ने कहा। तुम्हारा मतलब क्या है कि यह काम नहीं करेगा? इसे भेज दो, मुझे देखने दो, लिंडा ने कहा। तो फिर मैं इसे भेज रहा हूँ। ली चुवेन ने विराट का डिज़ाइन भेजा और वह बड़े पर्दे पर दिखाई दिया। नीचे खड़े सभी लोग ये सब देख रहे थे और हंसे बिना नहीं रह सके। इस तरह का डिज़ाइन चुनना वाकई अजीब होगा। जिया किंग को लगा कि सब खत्म हो गया है। वो शियुजुन तो बस एक खलनायक था जिसका मकसद अब उन्हें शर्मिंदा करना था। अगले ही पल स्क्रीन पर लिंडा की आवाज़ सुनाई दी। राष्ट्रपति ली, आपने मदीना को इस तरह का डिज़ाइन कैसे पहनने दिया? ये डिज़ाइनर क्या सोच रहा था? 116 अध्याय 117 मदीना। 116 अध्याय 117 मदीना। जैसा कि उम्मीद थी, लिंडा के कथन का सीधे तौर पर खंडन किया गया। आपका डिज़ाइनर सचमुच बहुत ही गैर जिम्मेदार है। आपने मदीना का गहन अध्ययन किए बिना ही कपड़े डिज़ाइन कर दिए, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ली चुवेन ने जल्दी से कहा, ये पोशाक। ठीक है, रुकिए, मैं मदीना को पहला वाला देखने देता हूँ। एक बीप की आवाज़ के साथ वीडियो कॉल समाप्त हो गई। ली चुवेन ने राहत की सांस ली। आखिरकार वह इसे सौंपने में कामयाब हो गई थी। अब सब कुछ मदीना के चयन पर निर्भर था। फिर वह मुड़ी, वहाँ मौजूद सभी लोगों को देखा और कहा, जैसा कि आप सभी ने देखा है, इसे जमा कर दिया गया है। अब हमें सिर्फ नतीजों का इंतजार करना है। सभी ने बहुत अच्छा काम किया। देखते ही देखते सभी डिजाइनरों की आवाज़ें एक साथ गूंज उठीं और वे सब सहमति जताने लगे। राष्ट्रपति ली, ये सब मास्टर वू की उपलब्धि है। मास्टर वू के बिना हम यह नहीं कर पाते, डिज़ाइन विभाग के प्रमुख जो कियांग ने कहा। ये सुनकर वू शियुजुन हंस पड़ा। वह बेहद खुश था क्योंकि अगर मदीना उस डिज़ाइन को चुन लेती तो 1.5 मिलियन का इनाम दांव पर होता, जो कोई छोटी रकम नहीं थी और उसके जीतने की काफ़ी अच्छी संभावना थी। अब जो कियांग की चापलूसी से वह बेहद खुश हो गया था। अन्य डिजाइनरों ने भी एक के बाद एक अपनी राय दी। हाँ, मास्टर वू का मार्गदर्शन बहुत बढ़िया था। मैं मास्टर वू की सचमुच बहुत प्रशंसा करता हूँ। वे जियांगहाई के नंबर 1 फैशन मास्टर हैं। ली चुवेन भी इसका खंडन नहीं कर सका। हालांकि उसे वू शियुजुन का स्वभाव पसंद नहीं था, फिर भी उसे यह मानना पड़ा कि उसमें कुछ काबिलियत तो थी और इसलिए उसने मुस्कुराते हुए कहा, हम मास्टर वू के आभारी हैं। कोई बड़ी बात नहीं, बस कमीशन मिल जाए। वू शियुजुन ने मुस्कुराते हुए कहा। बिल्कुल, मैं जल्द ही वित्त विभाग को पैसे ट्रांसफर करने के लिए सूचित कर दूंगा, ली चुवेन ने जवाब दिया। हमेशा की तरह सारा मामला पैसे का ही था। वो शियुजुन मुस्कुराया और ली चुवेन से बात करना बंद करके विराट और उसके साथियों की ओर चल पड़ा। हमारी पिछली शर्त के बारे में क्या हमें इसे अभी सुलझा नहीं लेना चाहिए? जब बाकी लोगों को इस शर्त के बारे में पता चला, खासकर डिज़ाइन विभाग के लोगों को, तो उन्हें भी यह बात याद आ गई। क्या उन्होंने इस बात पर शर्त नहीं लगाई थी कि विराट चाय पिलाएगा और माफ़ी मांगेगा? अब उनकी जीत हो चुकी थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से उन्होंने उत्सुकतापूर्वक विराट और उसके 2 साथियों को घेर लिया। विराट और उनके साथी बीच में घिरे हुए थे। जिया किंग और वू जियाओयू घबराने लगी और चिंता से विराट की ओर देखने लगी। लेकिन जितना वे देखते गए उतना ही वे अवाक होते चले गए, ये देखकर कि विराट ऐसे व्यवहार कर रहा था मानो कुछ हुआ ही न हो। शिये किंग ने चिढ़कर विराट की बगल में कोहनी मारी और फुसफुसाते हुए कहा, अब क्या करें? क्या हमें पहले भागना चाहिए? बहन किंग, तुम मुझे क्यों परेशान कर रही हो? हमने शर्त लगाई है, हम क्यों भागेंगे? विराट ने ऐसे जवाब दिया जैसे ये कोई असामान्य बात न हो। उनकी आवाज़ तेज नहीं थी, लेकिन कमरे में मौजूद सभी लोगों ने उन्हें सुना। जिया किंग को तुरंत शर्मिंदगी महसूस हुई। यह आदमी, क्या उसका दिमाग खराब हो गया था? इतनी जोर से बोलते हुए उसने निराशा में अपना पैर पटका। धिक्कार है, मैं तुम्हें अनदेखा कर रहा हूँ, चाहे आप उन्हें पसंद करें या नापसंद। बहन किंग, तुम पैर क्यों पटक रही हो? विराट ने तब कहा। जिया किंग ने अपना सिर दूसरी तरफ घुमा लिया और विराट को अनदेखा कर दिया। दूर से ही वो शियुजुन जोर से हंस पड़ा। यह आदमी मूर्ख से भी कहीं अधिक था। तो मेरे मजदूर दोस्त, क्या हमें अपनी शर्त का निपटारा नहीं कर लेना चाहिए? आपका डिज़ाइन प्रारंभिक समीक्षा में भी पास नहीं हुआ, इसलिए आप हार गए। शर्त के अनुसार आपको डिज़ाइन विभाग में प्रत्येक व्यक्ति को चाय परोसनी होगी और उनसे माफ़ी मांगनी होगी। और घुटने टेक कर मुझे पापा कहो। तो आप कब शुरू करेंगे? अपनी बात खत्म करने के बाद वो शियुजुन ने बेरहमी से हंसा। डिज़ाइन विभाग में सभी लोग तैयार थे, सभी विराट को घूर रहे थे। हे बच्चे, अब भी घमंड कर रहे हो? हम तुम्हारे पहले के अहंकार का बदला तुमसे लेंगे। आपके उस डिज़ाइन के साथ आप किस डिज़ाइन की बात कर रहे हैं?
कोई और होता तो इतने सारे लोगों के दबाव में घबरा जाता, लेकिन विराट शांत रहा। अभी नतीजे नहीं आए हैं, क्या आप जीत गए हैं? बकवास, बिल्कुल, परिणाम स्पष्ट हैं, आप प्रारंभिक समीक्षा में पास नहीं हुए, इसलिए आप हार गए। वू शियुजुन ने सीधे सीधे कहा। क्या आप पागल हैं? क्या उसने यह नहीं कहा था कि परिणाम का फैसला मदीना को करना है? मदीना ने अभी तक नतीजे घोषित नहीं किए हैं, तो तुम यहाँ किस बात पर बकवास कर रहे हो? विराट ने तीखे स्वर में जवाब दिया। सभी को लग रहा था कि विराट अपनी आखिरी कोशिश कर रहा है, लेकिन ये कोशिश पूरी तरह से व्यर्थ लग रही थी। वह प्रारंभिक समीक्षा में भी पास नहीं हुआ था, तो वह मदीना का ध्यान कैसे आकर्षित कर सकता था? वो शियुजुन पलटवार करना चाहता था, लेकिन जल्द ही उसे पता चल गया कि खंडन करना व्यर्थ होगा। उसने विराट को गुस्से से घूरते हुए कहा, बच्चे, बस इंतजार करो और देखो। जैसे ही नतीजे आएंगे, मैं तुम्हें जमीन पर घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दूंगा और तुम्हें मुझे ठीक से पापा कहना होगा। मैं तुम्हारी कही हुई बात याद रखूंगा। विराट का व्यवहार एकदम ठंडा पड़ गया। उन्हें इस तरह की धमकियां मिलना बिल्कुल पसंद नहीं था। वह यहाँ किसी को मार नहीं सकता था, लेकिन उसके पास दूसरे तरीके थे। मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूँ, विराट ने ठंडे स्वर में कहा। फिर सबके सामने वह कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर निकलते समय दरवाजा जोर से बंद करते हुए चला गया। ये देखकर वो शियुजुन जोर से हंस पड़ा। बच्चे, जब तुमने शर्त लगाने की हिम्मत की है, तो भागने के बारे में सोचना भी मत। झू कियांग और अन्य लोग भी जोर जोर से हंसने लगे। पूरा कमरा हंसी से गूंज उठा। विराट को दूर जाते देख शीकिंग और वुरिया उसके लिए चिंतित हो गए। उन्हें डर था कि वह इतना परेशान हो सकता है कि ठीक से सोच भी ना पाए। बहन किंग, क्या मुझे उसके पीछे जाकर देखना चाहिए? वुरिया ने सुझाव दिया। नहीं, वह इस समय जरूर नाराज होगा, उसे शांत होने के लिए थोड़ा समय दें, शीकिंग ने कहा। ठीक है, वुरिया ने सिर हिलाया। सम्मेलन कक्ष के बाहर टैंक पारदर्शी कांच की दीवार के पास गया। कांच के पार से वह दूर स्थित गगनचुंबी इमारतों को देख सकता था। फिर उसने अपना नोकिया फोन निकाला और मैसेज करना शुरू कर दिया। आपने जिस पोशाक का अनुरोध किया था, मैंने उसे आपके लिए पहले ही डिज़ाइन कर लिया है। इसके बाद उन्होंने एक नंबर ढूंढा, उसे मदीना टैग किया और तुरंत संदेश भेज दिया। कुछ ही देर में विराट के फ़ोन की घंटी बजी और फ़ोन मदीना का था। बिना सोचे समझे विराट ने तुरंत फ़ोन काट दिया। वह जवाब नहीं देना चाहता था, क्योंकि मदीना एक छोटी शैतान की तरह चिपकी रहती थी। उसका फ़ोन उठाना किसी बुरे सपने से कम नहीं था। विराट बस उससे छिपना चाहती थी। लेकिन जैसे ही उसने कॉल को अस्वीकार किया, वह फिर से आ गई। लगातार बजती घंटी। जैसे ही टैंग ने फ़ोन रखा, एक और कॉल आ गई। लानत है, टैंग ने बस अपना फ़ोन बंद कर दिया। वह कितनी परेशान करने वाली है। क्या इतने समय बाद भी उस महिला का चिपचिपा स्वभाव नहीं बदला है? इसके बाद उन्होंने अपना नोकिया फ़ोन अपनी जेब में रख लिया और मीटिंग रूम में वापस जाने के लिए तैयार हो गए। इस बार वह देखना चाहता था कि कौन जमीन पर घुटने टेक कर उसे पापा कहेगा। इस समय मैं श्रीलंका के एक 6 सितारा लग्जरी होटल में हूँ। वहाँ का साज सज्जा किसी भव्य महल जैसा था और अंदर रहने वाले सभी परिवार विलासितापूर्ण जीवन जी रहे थे। सिमंस के गद्दे से ढके बिस्तर पर लेटी हुई लाल बालों वाली एक महिला अपने फ़ोन पर एक नंबर डायल करती रही। उसकी आंखों में उम्मीद भरी हुई थी, लेकिन दूसरी तरफ से फ़ोन उठाने का नाम ही नहीं आता था, चाहे कुछ भी हो जाए। जब उसने दोबारा कॉल करने की कोशिश की, तो फ़ोन से एक आवाज़ आई जिसने उसे बताया कि दूसरी तरफ से किसी ने अपना फ़ोन बंद कर दिया है। वह मेरे फ़ोन का जवाब क्यों नहीं दे रहा है, और उसने अपना फ़ोन भी बंद कर दिया है, महिला ने निराशा से कहा। वह पायजामा पहने बिस्तर पर लेटी हुई थी, करवटें बदल रही थी। उसके गहरे लाल बाल हल्के से घुंघराले होकर नीचे की ओर लहरा रहे थे, जिससे सुस्ती और अवज्ञा का भाव झलक रहा था। उसका चेहरा उत्साह से भरा हुआ था। उसकी पतली बाहें गहरे बैंगनी रंग से रंगी हुई थीं, और उसके गहरे आईशैडो ने उसकी नीली आंखों को और भी खूबसूरत बना दिया था, जो उसकी लंबी पलकों के नीचे बेहद चमक रही थीं। कई बार कोशिश करने और हर बार वही टालमटोल वाला जवाब मिलने के बाद महिला ने नाराजगी से मुंह फुलाते हुए वाटर कंट्री की बोली में कहा, कितने परेशान करने वाले हैं, मुझे मैसेज भेजते हैं लेकिन मुझसे बात नहीं करते। अगर पूरी दुनिया अब उस महिला के व्यवहार को देख पाती, तो वे ये जानकर दंग रह जाते कि सेक्सी, जोशीली और एकदम निर्मम मदीना का एक ऐसा स्त्रीत्वपूर्ण पक्ष भी हो सकता है। वह मदीना थी जो खाली मन से अपने फ़ोन को देख रही थी। कॉल कनेक्ट न हो पाने के कारण उसके पास मैसेजिंग स्क्रीन पर ही फ़ोन इंटरफेस छोड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अचानक उसकी आंखें चमक उठीं। उसने वह संदेश देखा, मैंने आपके मनपसंद कपड़े डिज़ाइन कर दिए हैं। मदीना की आंखों में अचानक उसकी मनपसंद पोशाक की चमक आ गई। उसने झटपट अपना फ़ोन एक तरफ फेंक दिया और बाहर की ओर चल पड़ी। चलते चलते उसने पुकारा, लिंडा। बैठक कक्ष में सुनहरे बालों वाली लिंडा ने मदीना की आवाज़ सुनी और तुरंत चिल्लाकर जवाब दिया, मैं यहाँ हूँ। वैसे लेया इंटरनेशनल से एक खबर आई है, उन्होंने कपड़ों का डिज़ाइन तैयार कर लिया है, आकर देख लीजिए। ये सुनकर मदीना एक बच्चे की तरह दौड़कर बैठक कक्ष में चली गई। ये देखकर लिंडा दंग रह गई। आज मदीना को क्या हो गया था? वह इतनी खुश क्यों थी? कहाँ है? मुझे देखने दो। मदीना ने सोफे पर बैठते हुए मांग की, क्योंकि उसके पायजामे से शरीर के उन हिस्सों को पूरी तरह से ढका नहीं जा पा रहा था जहाँ कपड़ों की गड़बड़ी होने की संभावना थी। यहाँ लिंडा ने कंप्यूटर की ओर इशारा किया। मदीना ने कंप्यूटर पर नजर डाली और उसे एक लाल रंग की ड्रेस दिखाई दी, जो बेहद आकर्षक थी। उसकी आंखों में आशा भरी चमक अचानक फीकी पड़ गई जब उसने अविश्वास से बुदबुदाते हुए कहा, यह ड्रेस मेरे लिए कैसे डिज़ाइन की जा सकती है? उसे अच्छी तरह याद था कि उसने उस व्यक्ति से किस तरह की ड्रेस मांगी थी, भला वह उसमें गलती कैसे कर सकता था। आप क्या सोचते हैं? आपको ये ड्रेस कैसी लगी? लिंडा ने पूछा। ठीक है, मुझे लगता है, मदीना ने निराश होकर कहा। मुझे भी लगता है कि यह ठीक है, तो चलिए इसी पर सहमति बना लेते हैं। दूसरे की तरफ देखने की कोई ज़रूरत नहीं है।
लिंडा ने सुझाव दिया। मदीना की प्रतिक्रिया तुरंत थी, रुको, दूसरा वाला। उसकी आंखों में आशा की एक नई किरण जगमगा उठी, जो राख की तरह फीकी पड़ गई थी। दूसरा वाला तो तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। लिंडा हिचकिचाई, फिर बोली, मुझे जल्दी से देखने दो। मदीना घबरा गई। ठीक है फिर, लिंडा ने सहमति जताते हुए कहा। उसे याद आया कि दूसरी पोशाक इतनी पवित्र और मासूम थी, भला मदीना को वह कैसे पसंद आ सकती थी। उसके बाद उसने कंप्यूटर को नियंत्रित करके दूसरा विकल्प खोला और स्क्रीन की ओर इशारा करते हुए कमल के प्रिंट वाली शुद्ध लंबी पोशाक प्रदर्शित की। बस यही है, देखो ये कितना अनुपयुक्त है। जब लिंडा ने पीछे मुड़कर देखा तो उसने मदीना की आंखों में लालसा भरी हुई देखी, जो कंप्यूटर स्क्रीन पर दिख रही पोशाक को निहार रही थी। लिंडा दंग रह गई। उसने मदीना को पहले कभी इस हालत में नहीं देखा था। क्या ये वही मदीना थी जिसे वह जानती थी? जिस मदीना को वह जानती थी वह तो हॉट और सेक्सी होनी चाहिए थी, वह इतनी लड़की जैसी कैसे लग सकती थी? उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि इस दुनिया में एक महिला का व्यक्तित्व कितना भी विशिष्ट क्यों न हो, हमेशा एक ऐसा पुरुष होगा जिसके सामने वह बिल्ली के बच्चे की तरह नम्र हो जाएगी। यही तो है, मैं इसे ही चुनती हूँ, मदीना ने उत्साह से कहा। उस पोशाक को देखकर उसका पूरा शरीर कांप उठा। उसने वास्तव में उसकी कही हुई बात को ध्यान से सुना था और उसी के अनुसार इसे डिज़ाइन किया था। यह एकदम सही था, बिल्कुल सही। लिंडा रुकी, कंप्यूटर की ओर देखा और पुष्टि की, आप इसे ही चुन रहे हैं? क्या आपको यकीन है? हाँ, यही वाला, मदीना ने उत्साह से कहा। ठीक है, तो मैं अभी लेया इंटरनेशनल को सूचित कर दूंगी। लिंडा तो सिर्फ एक एजेंट थी, अंततः सब कुछ मदीना पर निर्भर था। जरा रुकिए, क्या आपने कहा कि यह ड्रेस लेया इंटरनेशनल का डिज़ाइन है? मदीना की आंखें और भी चमक उठीं। हाँ, इसके बारे में क्या? लिंडा इस सवाल से उलझन में पड़ गई। एक हवाई जहाज का टिकट बुक करो, मुझे लेया इंटरनेशनल जाना है, जितनी जल्दी हो सके उतना अच्छा, मदीना ने आदेश दिया। अगर वह ड्रेस लेया इंटरनेशनल की थी तो वह आदमी भी वहां जरूर मौजूद होगा। लिंडा और भी ज्यादा हैरान हो गई। जब वह मदीना से यह पूछने की तैयारी कर रही थी कि वह इतनी जल्दी क्यों जाना चाहती है, तभी उसे एहसास हुआ कि मदीना पहले ही जा चुकी है। उसने इस फैसले की जानकारी लेया इंटरनेशनल को देना सबसे अच्छा समझा। फिर उसने नंबर डायल किया। 117, अध्याय 118, उसका नाम विराट है। 117, अध्याय 118, उसका नाम विराट है। विराट ने अपना फ़ोन कॉल समाप्त किया और सीधे कॉन्फ्रेंस रूम में वापस चले गए। उस समय वू शियुजुन वहां बैठा हुआ था, आत्मसंतुष्ट भाव से अपना सिर उठाए हुए, कमरे में मौजूद किसी और पर ध्यान नहीं दे रहा था। झो कियांग किनारे से उसकी चापलूसी करता रहा। मास्टर वू, अगर मदीना सचमुच हमारा काम चुनती है तो आप हमें एक भोजन कराएंगे? वास्तव में? वू शियुजुन ने सवाल किया। झो कियांग ने जल्दी से अपना मुंह ढक लिया। अरे देखो, मैं कितनी बकवास कर रहा हूँ, ये सच कैसे नहीं हो सकता? बेशक, वह इसे ही चुनेगी। तभी वू शियुजुन को खुशी हुई और वह हंसते हुए बोला, आपकी कंपनी ने मुझे कमीशन दिया है, इसलिए बेशक मैं आपको दावत दूंगा, जल्दबाजी मत कीजिए। इस बीच वुरिया और शीकिंग ने चाटुकारिता के इस प्रदर्शन को घृणा से देखा। बहन किंग, आप अपने डिज़ाइन विभाग की प्रमुख कैसे बन गईं? वुरिया ने पूछा। मुझे कैसे पता चलेगा, जीकिंग ने जवाब दिया, फिर सम्मेलन कक्ष के दरवाजे की ओर देखा और सोचने लगी कि विराट कैसा होगा। अचानक एक झनझनाहट, दरवाजा खुला और विराट मुस्कुराते हुए अंदर आ गया। जिया किंग और वू जियाओयू दोनों ही विराट के लिए चिंतित थीं और उन्हें सुरक्षित और स्वस्थ लौटते हुए देखकर ऐसा लग रहा था कि कुछ भी गलत नहीं हुआ है, उन्हें भी राहत मिली। विराट जोंग, क्या तुम ठीक हो? वुरिया ने सबसे पहले उसके पास पहुंचते हुए पूछा। मैं ठीक हूँ, विराट ने हाथ हिलाकर जवाब दिया। ओह, अच्छा हुआ बहन किंग, और मुझे लगा था कि तुम आत्महत्या करने के बारे में सोच रही होगी। अब जब हमने तुम्हें जीवित देखा है तो हमें राहत मिली है, वुरिया ने स्वाभाविक रूप से कहा। यह सुनकर विराट अचंभित रह गया और सोचने लगा कि इस महिला के दिमाग में क्या चल रहा है। क्या वाकई उस स्थिति के कारण आत्महत्या करना उचित था? निश्चिंत रहें, मैं अब भी दूसरों के मुझे पापा कहकर पुकारने का इंतजार कर रहा हूँ। भला मैं आत्महत्या कैसे कर सकता हूँ? विराट ने घोषणा की। यो, अभी अभी लौटा हूँ और तुम यहाँ पहले से ही बकवास कर रहे हो, जो कियांग ने तिरस्कार भरे लहजे में आगे बढ़ते हुए कहा। क्या मैंने तुमसे बात की, कमीने? विराट ने ठंडे स्वर में कहा। तुम अपना मुंह बंद करो, गुस्से से भड़के जो कियांग ने विराट की ओर इशारा किया। विराट ने कुछ नहीं कहा, बस एक कुर्सी उठा ली। जो कियांग तुरंत डरकर पीछे हट गया और भीड़ में छिप गया। फिर उसने विराट पर चिल्लाया, आप क्या कर रहे हो? क्या तुम किसी को पीटने की कोशिश कर रहे हो, जाहिल? क्या मैंने किसी को मारा? मैं तो बस बैठने के लिए एक कुर्सी खिसका रहा हूँ, इससे किसी को पीटने का क्या मतलब हो जाता है? इसके अलावा अगर मैं मारूंगा भी तो किसी इंसान को नहीं, बल्कि कुत्ते को मारूंगा, विराट ने हंसते हुए कहा और कुर्सी पर आराम से बैठ गया। जो कियांग का चेहरा और भी बदसूरत हो गया। कोई भी समझ सकता था कि कुत्ता कहकर विराट का इशारा उसी की ओर था। आप शांत हो जाए निर्देशक, जो ऐसे व्यक्ति को लेकर इतना हंगामा क्यों कर रहे हैं? चलिए मदीना के पक्ष के फैसले का इंतजार करते हैं और फिर हम उनके द्वारा माफी के तौर पर चाय पिलाने का इंतजार कर सकते हैं। वू शियुजुन की महिला सचिव आगे बढ़ी, स्पष्ट रूप से वू शियुजुन की ओर से। जो कियांग ने विराट को गुस्से से घूरा, धमकी स्पष्ट थी, उसे जल्द ही इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। विराट को जरा भी परवाह नहीं थी। ये देखकर शीकिंग और वुरिया चिंतित हो गए। यह आदमी इतना बेशर्म कैसे हो सकता है? वह शर्त हारने ही वाला था, फिर भी भागने के बजाय वह आराम से बैठ गया। दोनों ने विराट को फिर से संकेत देने के बारे में सोचा। तभी ली चुवेन का फोन बजा। लगभग सभी की निगाहें ली चुवेन के फोन पर टिक गईं। अगर कोई अप्रत्याशित घटना नहीं हुई तो संभवतः वह मदीना के एजेंट का फोन था। वू शियुजुन और जो कियांग तुरंत खुश हो गए। हाँ, परिणाम आ गए थे।
जैसे ही शी किंग और वुरिया विराट को कुछ इशारा करने ही वाली थी, फोन की आवाज़ ने उन्हें एहसास दिलाया कि सब खत्म हो गया है, विराट का काम तमाम हो गया है। ली चुवेन ने फ़ोन उठाया, उस पर एक नज़र डाली और फिर सबको बताया, यह मदीना के एजेंट का फ़ोन है। इतना कहने के बाद उसने आंसर बटन दबा दिया। बधाई हो निदेशक ली, मदीना आपकी कंपनी के काम से बहुत संतुष्ट हैं और उन्होंने चेंग चेंग फैशन प्रदर्शनी में आपकी कंपनी का प्रतिनिधित्व करने का फैसला किया है। फ़ोन के दूसरी तरफ से आवाज़ आई। ली चुवेन की भौहें तुरंत तन गईं, आखिरकार सफलता मिल ही गई। उसके ऊपर से जो बोझ था वह पल भर में उतर गया। ये वाकई बहुत अच्छी खबर थी। सभी लोग ली चुवेन को देख रहे थे। फोन पर बात कर रहे व्यक्ति की बात तो वे सुन नहीं पा रहे थे, लेकिन ली चुवेन के चेहरे के भाव में आए बदलाव को देखकर वे समझ गए कि यह सफल रहा। हाँ, डायरेक्टर ली को तो मैं जानता ही हूँ, इसका मतलब तो पक्का सफलता ही है, झो कियांग ने उत्साह से कहा। हालांकि वो शियोजुन खुलकर नहीं हंसे, लेकिन उनके चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी। अन्य डिजाइनरों ने भी उन्हें बधाई देने के लिए आगे आकर कहा, मास्टर वो आप सचमुच असाधारण हैं। अगर हम होते तो कौन जानता है कि इसमें कितना समय लगता। जी हाँ मास्टर वो आपने हमारी बहुत मदद की है। कोई बात नहीं, आप लोग भी कर सकते हैं। आसपास की टिप्पणियों से प्रसन्न होकर वू शियोजुन ने हंसते हुए कहा। उनकी चापलूसी सुनकर शी किंग और वुरिया ने अपनी आंखें घुमा लीं। उन्होंने सोचा ये तो सत्ता के भूखे लोगों का एक समूह है, और फिर उन्हें विराट की चिंता सताने लगी। विराट जोंग, शायद तुम्हें अभी चुपके से निकल जाना चाहिए, इससे पहले कि वे तुम्हें देख लें। विराट कुर्सी पर सीधा बैठ गया। मुझे भागने की क्या जरूरत है। वे दोनों अवाक रह गए। उस समय भी वह यही सवाल पूछ रहा था कि ऐसा क्यों। आपका क्या विचार है, भागने के बजाय यहीं रुककर मौत का इंतजार करना बेहतर होगा। अभी नतीजा घोषित नहीं हुआ है, कौन जीतेगा और कौन हारेगा यह अभी भी अनिश्चित है, विराट ने आगे कहा। दोनों ने तुरंत अपनी आंखें घुमाईं और मन ही मन सोचने लगे, जब तुम मदीना के एजेंट से भी नहीं मिल पाए हो तो भी जीतने के बारे में सोच रहे हो, आप मदीना की परीक्षा का सामना कैसे कर सकते हैं। वे दोनों वहीं पर अवाक रह गए। जैसे ही वे बोलने वाले थे, वो शियुजुन जो कियांग को अपने साथ ले आए। हमेशा की तरह चापलूस की तरह व्यवहार करने वाला जो कियांग आगे बढ़ा और बोला, मजदूर, क्या अब हमारे बीच हुई शर्त को निपटाने का समय नहीं आ गया है। उसके पीछे वो शियुजुन के होठों में हल्की सी हलचल हुई, जिससे एक आत्मसंतुष्ट भाव प्रकट हुआ। अब अन्य डिजाइनर भी विराट के पीछे पड़ गए थे। वे सभी जानते थे कि इस व्यक्ति ने मास्टर वू का अपमान किया था, जो व्यवहारिक रूप से मृत्यु को दावत देने जैसा था। ठीक है मजदूर, परिणाम तय हो चुका है। आप कब हमारे सामने घुटने टेक कर चाय पिलाएंगे और माफी मांगेंगे। जल्दी करो, मैं इंतजार कर रहा हूँ। मैं अभी ऑनलाइन चाय की पत्तियां ऑर्डर कर रहा हूँ। लोगों का एक समूह आपस में बातचीत कर रहा था। जिया किंग और वू जियाओयू इसे बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। तुम ऐसे कैसे हो सकते हो। अगर वह हार भी जाता तो यह स्पष्ट नहीं था कि उसे चाय कब परोसनी चाहिए और माफी कब मांगनी चाहिए। यह एक कंपनी है, किसी सहकर्मी के साथ इस तरह का व्यवहार करना ठीक नहीं है। दरअसल अगर वह हार भी जाता है तो उन्हें बाद में चीज़ों को स्पष्ट करने के लिए एक समय निर्धारित करना चाहिए। वे अब इस तरह कैसे बात कर सकते हैं। ये लोग सचमुच विराट को जरा भी सम्मान नहीं दे रहे थे। तुम्हारा इससे क्या मतलब है। चून की शर्त लगी थी और हम जीत गए, इसलिए हम जब चाहें इस मामले को सुलझा सकते हैं। इससे आपका कोई मतलब नहीं। मुझे परवाह नहीं, मुझे अभी उसकी माफ़ी चाहिए, जो कियांग ने दृढ़ता से जवाब दिया। जिया किंग और वू जियाओयू हताशा में केवल अपनी मुट्ठियां भींच सकती थीं। अब वे सचमुच असमंजस में थे। हार जाने के बाद वे क्या कर सकते थे। एक शब्द भी कहे बिना वे विराट की ओर मुड़े, ये सोचते हुए कि इस बार इस मुद्दे को सुलझाने की जिम्मेदारी विराट पर ही है। उनके पास सचमुच कोई विकल्प नहीं बचा था और वे केवल विराट पर ही भरोसा कर सकते थे कि वह क्या करेगा। उस समय विराट ने बेपरवाही से मुस्कुरा दिया। जैसा कि उम्मीद थी, उस चिपचिपे छोटे शैतान ने अब तक संदेश देख लिया होगा। अगर ऐसा होता तो जो है सामने रखो। फिर विराट कुर्सी से उठ खड़ा हुआ और बोला, क्या अभी तक नतीजा घोषित नहीं हुआ है। कुत्ते हमेशा इतनी जोर से क्यों भौंकते रहते हैं। क्या वो भूखे हैं। तो फिर मैं उन्हें एक कुर्सी दिला दूंगा। विराट ने कुर्सी लेने के लिए हाथ बढ़ाया। ये देखकर जो कियांग डर के मारे पीछे हट गया और चिल्लाते हुए बोला, मैं तुमसे कह रहा हूँ, मुझसे चालाकी मत करो। हमें जल्दी से बताए, शर्त के बारे में क्या हुआ। जब हमने शर्त लगाई थी तब क्या आप बहुत फुर्तीले नहीं थे। अब तुम चुप क्यों हो। हाँ, अब पीछे हटने की सोच रहे हो क्या। बिल्कुल नहीं, तुम्हारी किन आंखों ने मुझे पीछे हटते हुए देखा। निश्चिंत रहें, शर्त हमेशा की तरह ही लगाई जाएगी, लेकिन हमें भी तो नतीजों का इंतजार करना होगा, है ना। विराट ने कहा। नतीजा, हाँ, नतीजा यह है कि हम जीत गए हैं। इंतजार क्यों करें, जो कियांग ने कहा। बगल में खड़े वू शियुजुन ने भी तिरस्कारपूर्वक कहा, अभी भी व्यर्थ ही संघर्ष कर रहे हो। क्या फायदा, लेकिन मैं वास्तव में ये देखना चाहता हूँ कि लंबे समय तक संघर्ष करने के बाद भी आपको मुझे पिताजी कहकर बुलाना पड़े। ये बहुत मनोरंजक होगा। मैं आपको सलाह देता हूँ कि आप विरोध न करें। इतने सारे लोग देख रहे हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। नियमों का पालन करना ही बेहतर है। जब विराट ने यह सुना तो उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस हल्की सी मुस्कान बनाए रखी। जिया किंग और वू जियाओयू अब तक पिताजी को फोन करने वाली इस स्थिति के बारे में भूल चुके थे। अब जब उन्हें याद आया तो उनके चेहरे और भी खराब लग रहे थे। अगर कोई किसी को डैड कहकर बुलाता है तो फिर वो व्यक्ति कंपनी में सिर उठाकर सिर नहीं उठा पाएगा। उन्होंने विराट को चिंता भरी नजरों से देखा, लेकिन पल भर में उनकी चिंता दूर हो गई क्योंकि वह लड़का अभी भी मुस्कुरा रहा था। ठीक उसी समय ली चुवेन ने अपनी कॉल समाप्त कर ली थी। लिंदा का विवरण सुनने के बाद वह पूरी तरह से स्तब्ध रह गई। उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि यह वही आदमी होगा। उसे अपने दिल में उठे सदमे को शांत करने में कुछ समय लगा, क्योंकि वह सोच रही थी कि उसे यह खबर कंपनी के बाकी लोगों तक पहुंचानी होगी।
आगे होने वाली बहस को देखते हुए खासकर जो कियांग और वो शियुजुन की बातें सुनकर ली चुवेन को समझ ही नहीं आ रहा था कि वह क्या कहे। सब लोग शांत हो जाओ, नतीजे आ गए हैं। पल भर में सब शांत हो गए, सबकी निगाहें ली चुवेन पर टिक गईं। जो कियांग और वो शियुजुन सहजता से मुस्कुराए। जिया किंग और उनका समूह बेहद घबराया हुआ था। वह कृपया सभी लोग मानसिक रूप से तैयार रहें, ली चुवेन ने कहा। पूरी भीड़ अचंभित थी। क्या चल रहा है? किस तरह की तैयारी? यह जरूर मास्टर वू का काम होगा। सभी लोग इसके लिए पहले से ही तैयार थे। निर्देशक ली, घुमा फिरा कर बात करना बंद करो। तुम इसे बहुत तनावपूर्ण बना रहे हो। बस घोषणा कर दो कि मास्टर वू जीत गए हैं। जो कियांग ने मुस्कुराते हुए कहा। बाकी लोग भी हंसते हुए आपस में चर्चा करने लगे। बेशक ये मास्टर वू ही हैं, और कौन हो सकता है। ली चुवेन ने उसे कोई जवाब नहीं दिया, न ही उसने दूसरों पर ध्यान दिया, और आगे कहा, मदीना के एजेंट ने पहले ही खबर वापस ला दी है। हमारा काम सफलतापूर्वक संपन्न हो गया है। वाह! डिजाइन विभाग के डिजाइनर तुरंत उत्साहित हो गए। हाँ, जिया किंग और वू जियाओयू ने बेबसी से अपना सिर हिलाया, फिर विराट की ओर देखा और सोचने लगे कि अगर विराट ने सचमुच माफी मांग ली तो वह अब कंपनी में कैसे काम कर पाएगा। और मदीना द्वारा चयनित कृति इसकी डिजाइनर हैं। ली चुवेन एक पल के लिए रुकी, उनकी निगाहें भीड़ पर घूम गईं। ये सुनकर वो शियुजुन ने अपना सिर उठाया और सम्मान की प्रतीक्षा करने लगा। जो कियांग ने चापलूसी भरे शब्दों का पूरा भंडार तैयार कर लिया था और वह ली चुवेन के खत्म होने का इंतजार कर रहा था ताकि वह तुरंत उन्हें वो शियुजुन को सुना सके। अन्य डिजाइनर भी वो शियुजुन को बधाई देने के लिए तैयार थे। ये कहा जा सकता है कि सभी लोग तैयार थे। सभी को यकीन था कि यह वो शियुजुन का काम था, लेकिन अगले नाम ने उन सभी को चौंका दिया। उसका नाम विराट है। ली चुवेन जोर से चिल्लाए। पल भर में पूरा इलाका सन्नाटे में डूब गया। 118 अध्याय 119 सम्मोहन। 118 अध्याय 119 सम्मोहन। पल भर में पूरा परिसर सन्नाटे में डूब गया, मानो अभी अभी सबसे भयानक बात सुनी गई हो। क्या विराट जोंग? किसी को भी अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उस क्षण वो शियुजुन का मुस्कुराता हुआ चेहरा जम गया था। जो कियांग को भी ऐसा ही महसूस हुआ, उससे सुनी हुई बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था। अन्य डिजाइनर अविश्वास से एक दूसरे को देख रहे थे, उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि यह सच है। विराट को उसकी दुविधा से बाहर निकालने के तरीकों के बारे में सोच रही जी किंग और वू जियाओयू ली चुवेन की बातें सुनकर अवाक रह गईं। क्या उन्हें कोई भ्रम हुआ था? यह विराट कैसे हो सकता है? फिर सबकी निगाहें ली चुवेन पर टिक गईं। ली चुवेन द्वारा परिणाम की घोषणा करने और सभी के चेहरों पर भाव देखने के बाद उसे इसकी उम्मीद थी, क्योंकि वह अभी तक अपने सदमे से उबर नहीं पाई थी। मिस ली, क्या तुमने कोई गलती की है? क्या ये मास्टर वू नहीं होना चाहिए? जो कियांग ने चौड़ी आंखों से पूछा। नहीं, मैंने कोई गलती नहीं की। यह विराट का है, जिसे मदीना ने व्यक्तिगत रूप से चुना है। ली चुवेन ने कहा। जिन लोगों को लगा था कि उन्होंने गलत सुना है, वे अब पूरी तरह से हैरान रह गए थे। यह कोई गलती नहीं थी, विराट को मदीना द्वारा चुना गया था। जो कियांग चिंतित हो गया। सुश्री ली, क्या आप कृपया दोबारा पुष्टि कर सकते हैं? वो शियुजुन का चेहरा भी बहुत बदसूरत लग रहा था। सुश्री ली, क्या कोई गलती हो सकती है? विराट को लेकर चिंतित रहीं शी किंग और वो रिया ये सुनकर अचंभित हो गईं। बहन किंग, क्या आपने सुना कि सुश्री ने क्या कहा? ली ने क्या कहा? मैंने सुना। जी किंग भी अचंभित थी। उसने कहा कि मदीना को विराट का डिजाइन पसंद आया। वो रिया ने पूछा। हाँ, जी किंग ने यंत्रवत रूप से सिर हिलाया, लेकिन अगले ही पल दोनों के चेहरे खुशी से खिल उठे। ये विराट है, उसके कपड़े चुन लिए गए हैं। दोनों विराट की ओर देखने के लिए बेताब थे। क्या तुमने सुना? तुम्हारे कपड़े मदीना ने चुने हैं। क्या ये सामान्य बात नहीं है? विराट ने बेपरवाही से कहा। ये सुनकर उन दोनों ने आंखें घुमाईं और कहा, बस करो, कभी कभी तो अंधी बिल्ली भी मरा हुआ चूहा ढूंढ लेती है। ज्यादा घमंड मत करो। लेकिन वे विराट के लिए सचमुच खुश थे। इस समय सबसे ज्यादा बेचैन वो शियुजुन और डिजाइन विभाग के बाकी लोग थे, जो इस खबर से पूरी तरह से स्तब्ध थे। वे ली चुवेन से बार बार पूछते रहे। सुश्री ली, क्या आपको वाकई यकीन है कि कोई गलती नहीं हुई है? ऐसा नहीं है, यह निश्चित रूप से विराट का ही डिजाइन है, ली चुवेन ने कहा। कई बार पूछने के बाद सभी ने उम्मीद छोड़ दी। वो शियुजुन का चेहरा राख हो गया था। चयनित न होने का मतलब $1.5 मिलियन गंवाना था, है ना? वह काफी बड़ी रकम थी। मिस ली, क्या कोई गलती हो सकती है? वो शियुजुन अब भी इसे स्वीकार नहीं कर पा रहा था। ली चुवेन ने सिर हिलाकर यह संकेत दिया कि कोई गलती नहीं हुई है। वो शियुजुन ने हार मान ली। धिक्कार है। वो शियुजुन ने विराट को तिरछी निगाहों से देखा, मानो वह उसे अपनी पलकों से कुचल देना चाहता हो। अगर ये आदमी न होता तो $1.5 मिलियन उसके होते। What are you looking at me like that for? Got a cramp? Tang Jong felt Wu Shujun's gaze and said with a smile, "Are you looking for trouble?" Wu Shujun's mood soured as he gazed at Tang Jong, speaking in a whiny tone. No, 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 we had a bet. We've got to settle it, right? Tang Jong said with a smirk. At these words, Wu Shujun's face turned pale instantly. Jo Qiang chided from the side toward Tang Jong. What are you talking about? Do you think you've won? Madina might have been mistaken for a moment. She will definitely change her mind soon, especially with your lousy design. Just then, Lee Chuven seemed to remember something important and quickly said, I forgot to tell everyone the first thing. Madina will be coming to Jianghai in a few days to visit our company and meet with the designer, that is, Tang Jong. With that announcement, Jo Qiang was instantly deflated. Madina herself said she wanted to meet the designer. How could she possibly change her mind now? At that moment, Tang Jong stepped forward and said to Jo Qiang, is the salary ready? What about the tea? I recall someone just now saying something about serving tea as an apology. When do we start? He then arranged a chair from before and sat down directly on it.
Jo Qiang's face immediately turned ugly upon hearing this. What's the rush? We are colleagues, do we need to be so hasty? Are you really that eager to embarrass us? You're wrong there, wasn't it you who said I needed to serve tea and apologize immediately? Tang Zhong replied. You. Jo Qiang was so angry that he clenched his teeth, at a loss for words. What about you? Let's start, Tang Zhong said. Then he swept his gaze across the other members of the design department. Don't just stand there dumbfounded, come over now. Jo Qiang gnashed his teeth with rage. Do you really want to take our design department down with you? It seems that I remember you with the one who first asked for an apology, right? Doesn't that count as trying to take me down with you? Tang Zhong said coldly. These people really knew how to bully others. Just now, it was clearly them who said to serve tea and apologize. Construction worker, someone like you, still remaining at Lia International, has no sense of responsibility at all. You are openly challenging the unity of the company's employees. Someone like you should be fired. Wu Shujun stood up and said. Tang Zhong replied unhurriedly, Son, you're in such a hurry to call for your daddy, come on then. You are asking for it. Wu Shujun's driver stood up and shouted. Tang Zhong's eyes quickly narrowed, then he took out a silver needle from his hand. With a swish, the silver needle flew out and directly pierced next to the driver's neck, unseen by others. That was an acupoint. Wu Shujun's driver, who had been so aggressive, suddenly started convulsing as if suffering from a mental breakdown, his eyes rolling back. In an instant, this frightened the people around into retreat. What happened? Usko kya hua hai? सब लोग घबरा गए. Wu Shujun का चेहरा भी बिगड़ गया. Xiao Wang, तुम्हें क्या हुआ है? ड्राइवर का नाम Xiao Wang था. बाकी लोग भी Xiao Wang को देखकर हैरान रह गए. उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या है. जो व्यक्ति कुछ क्षण पहले तक बिल्कुल ठीक था, वह अचानक इस तरह कैसे बदल गया. जब सबका ध्यान Xiao Wang पर केंद्रित था, तब विराट ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और घबराए हुए Xiao Wang की ओर इशारा किया. अचानक, Xiao Wang, जो अभी अभी अपनी आंखें घुमा रहा था, ठीक हो गया. हालांकि, जमीन से उठते समय उसकी आंखें भावहीन थीं. इससे आसपास के लोग भयभीत होकर और पीछे हट गए. Xiao Wang अचानक विराट के पास पहुंचा और घुटनों के बल बैठ गया. मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मेरा इरादा अभी तुम्हें गाली देने का नहीं था. मुझे माफ करें. Xiao Wang लगातार माफी मांगता रहा और साथ ही अपने चेहरे पर हाथ मारता रहा. और ये वाकई जोरदार प्रहार थे, जिनमें जोरदार आवाजें आईं. इससे सभी लोग स्तब्ध रह गए. वु शियुजुन का चेहरा अत्यंत विकृत हो गया. उसके ड्राइवर का घुटनों के बल बैठकर जमीन पर माफी मांगना उसके लिए सबसे बड़ा अपमान था. लेकिन एक बात थी जो उसे समझ नहीं आ रही थी, उसके ड्राइवर में क्या खराबी थी. किसी और को भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है. केवल विराट ही हल्की मुस्कान बिखेर रहा था. वह सम्मोहन का अभ्यास कर रहा था. विराट ने अभी जो हरकत की थी, वह एक सम्मोहन तकनीक थी जिसका प्रयोग उसने Xiao Wang पर किया था. बेशक, अगर उसने पहले ही एक व्यक्ति को सम्मोहित कर लिया था, तो आरक्षण की कोई आवश्यकता नहीं थी. फिर विराट ने जो कियांग और डिजाइनरों के एक समूह की ओर देखा. उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और उसे रहस्यमय ढंग से घुमाया. पलक झपकते ही डिजाइनरों के समूह को अपनी आंखों के सामने एक तेज रोशनी का अनुभव हुआ और फिर वे बेजान हो गए. उनका प्रतिनिधित्व कर रहे जो कियांग की आंखें पूरी तरह से भावहीन थीं जब वह विराट की ओर बढ़े. वह जमीन पर घुटने टेक कर बैठ गया, चाय परोसने और माफी मांगने का अभिनय करते हुए. हालांकि उसके हाथों में कुछ भी नहीं था. महोदय, कृपया चाय पीजिए. फिर उसने अपनी जेब से अपना बैंक कार्ड निकाला और कहा, सर, यह मेरा बैंक कार्ड है, पासवर्ड 65 है, कृपया इसे स्वीकार करें. विराट ने इसे दिल खोलकर हंसते हुए सुना. सचमुच एक ऐसा व्यक्ति जो ईमानदार, भरोसेमंद और शर्त का सम्मान करता है. अच्छा, एक और डिजाइनर पास आया. उसने भी वही हरकत की और फिर अपना बैंक कार्ड निकाल लिया. इस दृश्य को देखकर शीकिंग और वुरिया पूरी तरह से अचंभित रह गए. आखिर हुआ क्या था? यह ऐसा कैसे हो गया? क्या डिजाइन विभाग के लोग कंजूसों का झुंड नहीं थे? वे कब से इतने उदार हो गए थे? उन्होंने भूत जरूर देखा होगा, निश्चित रूप से भूत ही देखा होगा. वहीं खड़े ली चुवेन भी दंग रह गए. आखिर चल क्या रहा था? वु शियुजुन का चेहरा बिगड़ गया. ये लोग. फिर उसने चुपके से वहां से निकलने की कोशिश की. किसी और को डैडी कहना उसके लिए नामुमकिन था, लेकिन जैसे ही वह भागने वाला था, पीछे से एक आवाज आई, बेटा इधर आओ. फिर वु शियुजुन मानो किसी के वश में होकर मुड़ा और विराट की ओर चलने लगा. पापा. 119, अध्याय 120, मनीष पर विपत्ति आई. 119, अध्याय 120, मनीष पर विपत्ति आई. पापा. वु शियुजुन छोटे छोटे लड़खड़ाते कदमों से विराट के पास पहुंचा, फिर घुटनों के बल बैठ गया और उसका माथा फर्श से टकरा गया. पापा. बैठक कक्ष में पहले से ही कुछ ही लोग थे, लेकिन अब ली चुवेन, शीकिंग और वुरिया को छोड़कर, जिनका इससे कोई लेना देना नहीं था, बाकी सभी लोग फर्श पर घुटने टेक कर बैठे थे, है ना? हालांकि तीनों महिलाएं अवाक रह गईं और अपने सामने के अविश्वसनीय दृश्य को बड़ी बड़ी आंखों से देखती रह गईं. जीकिंग, क्या मैं सपना देख रहा हूँ? वु ज़ियाओयू ने जीक्विंग से पूछा. अपना चेहरा चुटकी से दबाओ, तुम्हें पता चल जाएगा. जीकिंग ने आगे देखते हुए कहा, मानो उसे यकीन ही नहीं था कि यह सपना है या हकीकत. वुरिया ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और अपने चेहरे को जोर से चुटकी से पकड़ा, फिर जल्दी से उसे ढक लिया. दर्द हो रहा है. ये सच है. ये सच्चाई है. क्या सच में ऐसा हो रहा है? जीकिंग को इस पर मुश्किल से ही विश्वास हो रहा था. डिजाइन विभाग को इतना आज्ञाकारी बनाने के लिए दुनिया के अंत से कम कुछ भी आवश्यक नहीं होगा. ली चुवेन भी उस समय चौंक गई जब अचानक उसका फोन फिर से बज उठा. उसने जल्दी से फोन उठाया. यह आर्या का था. आज आर्या कहीं और चली गई थी और कंपनी में नहीं आई थी. इससे पहले ली चुवेन ने आर्या को कंपनी में हो रही घटनाओं के बारे में जानकारी दी थी. राष्ट्रपति होने के नाते आर्या यहाँ आने के लिए जल्दी कर रही थी. चुवेन, क्या हालचाल है? डिजाइन जारी हो गया है.
यह बाहर है, ली चुवेन ने कहा। ये तो बहुत बड़ी राहत है। क्या इसे वू शियुजुन ने डिज़ाइन किया था? मैं अभी कंपनी वापस आ रहा हूँ और मुझे उनसे मिलना ही है। फोन पर बात कर रहे व्यक्ति की आवाज़ में स्पष्ट उत्साह झलक रहा था, क्योंकि चेंगचेंग फैशन शो बहुत महत्वपूर्ण था। नहीं, वो शियुजुन द्वारा नहीं, ये शिन है। इससे पहले कि ली चुवेन अपनी बात समाप्त कर पाते, आर्या वेइवेई ने टोक दिया। मैंने आपको ये पूछने के लिए फ़ोन किया था कि क्या आप सफल हुए। चूंकि आपने कॉल कर लिया है तो चलिए कॉल समाप्त करते हैं। मैं गाड़ी चला रहा हूँ और जल्दी पहुँच जाऊँगा। बीप, कॉल कट गई। अरे, ली चुवेन कुछ बोलने ही वाली थी कि वह चुप हो गई, फिर आश्चर्य से अपने सामने के दृश्य को देखती रही। हालांकि उन्हें लगा कि उन्हें हस्तक्षेप करना चाहिए, ये कंपनी की छवि का मामला था। वह घुटनों के बल बैठे डिजाइनरों के समूह के पास गई और बोली, आप सभी उठ जाए अब और घुटनों के बल मत बैठिए। लेकिन ली चुवेन को एहसास हुआ कि चाहे वे कितना भी चिल्लाएं, डिजाइन विभाग के कर्मचारी उदासीन बने रहे, खासकर जो कियांग, जो लगातार माफी मांगता रहा। फिर उसने वू शियुजुन को खींचने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसका हाथ उसे छुआ, वू शियुजुन झटक कर दूर हट गया। मुझे छोड़ दो, मुझे पिताजी को बुलाना है। इससे ली चुवेन अवाक रह गए। आखिर चल क्या रहा था? क्या ऐसा हो सकता है कि ये लोग इतने उद्दंड थे कि उन्हें पिताजी कहकर पुकारने की लत भी नहीं रोकी जा सकी? आज ली चुवेन की समझ पूरी तरह से चकनाचूर हो गई थी। वह जो देख रही थी वह अभूतपूर्व था। सोचिए, अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को परेशान कर रहे हैं जो किसी दूसरे को पिताजी कहकर बुलाने पर अड़ा रहता है और आप उसे रोक नहीं सकते, ये कितना चौंकाने वाला होगा। इसी बीच विराट एक सम्राट की तरह अपनी कुर्सी पर बैठे रहे, मानो अपने राज्य का जायजा ले रहे हों। आप सब गलत हैं, है ना? हम गलत हैं, हम बहुत गलत हैं। डिजाइनरों के एक समूह ने अचानक कहा। यदि आप गलत हैं तो आपको दंडित किया जाना चाहिए। मुझे बताओ, तुम्हें क्या सजा मिलनी चाहिए? विराट ने कहा। मैं अपने चेहरे पर थप्पड़ मार लूंगा। मैं नंगा होकर बाहर दौड़ूंगा और अपना दृढ़ संकल्प दिखाऊंगा। जो कियांग अचानक खड़ा हो गया और फिर अपनी कमीज उतारने लगा और पागलों की तरह सीढ़ियों से नीचे भागा। लेकिन जब वह कमल के फूल की आकृति वाले हाथ के इशारे के साथ उछलते कूदते हुए दौड़ रहा था तो वह किसी जीवित हिजड़े से कम नहीं लग रहा था। सम्मोहन की अवस्था में होने के कारण वह अपने भीतर की गहरी भावनाओं को व्यक्त कर रहा था, और अब उसे देखकर निश्चित रूप से यह प्रतीत होता है कि उसके अंदर एक स्त्री का हृदय है। विराट ने अपनी आंखें ढक लीं और हार मान ली। नग्न अवस्था में दौड़ता हुआ यह व्यक्ति हद से ज्यादा था, जिससे बाहर खड़े लोग चौंक गए। उन्होंने झट से कहा, तुम जाना जरूरी नहीं है। किसने सोचा होगा कि सम्मोहित जो की आंख घूर कर कहेगा, नहीं, मुझे मत रोको, मैं नग्न होकर दौड़ने जा रहा हूँ। तो फिर आगे बढ़ो। विराट ने लापरवाही से हाथ हिलाया। सम्मोहन लोगों की सबसे बुनियादी इच्छाओं को उजागर करता है, उसे अपनी इच्छा पूरी करने दो। बाद में विराट की नज़र वू शियुजुन पर पड़ी। वू शियुजुन लगातार पापा को पुकार रहा था, उसके मुंह से लगातार लार टपक रही थी और वह लार उसके कपड़ों पर गिर रही थी। पता चला कि यह आदमी दिल से तो मूर्ख है। विराट अपनी हंसी नहीं रोक सका। जिया किंग और वू जियाओयू दोनों ही दृश्य को अत्यधिक परिपूर्ण पाकर स्तब्ध रह गए। वे देखने की हिम्मत नहीं कर रहे थे, उन्हें डर था कि इससे उनकी आंखें अंधी हो जाएंगी। फिर वे दोनों विराट के पास पहुंचे और धीमी आवाज में पूछा, विराट जोंग, उनमें क्या खराबी है? मुझे कैसे पता होगा? हो सकता है कि उन्हें अभी अभी मुझे परेशान करने का पछतावा हो रहा हो और अब वे इसकी भरपाई करने की पूरी कोशिश कर रहे हों। हाँ, यही होना चाहिए, विराट ने समझाया। ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे अच्छी तरह पता है कि वे किस तरह के लोग हैं। वे भला दोषी कैसे महसूस कर सकते हैं? जीकिंग उस स्पष्टीकरण से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं थी। ओह, तो शायद मैं उनके किसी प्रिय बुजुर्ग से मिलता जुलता हूँ जिनका बहुत पहले देहांत हो चुका है। मैं कुछ नहीं कर सकता। मुझे लगता है कि मैं इस जीवन में सचमुच अपने चेहरे से ही अपना गुजारा कर सकता हूँ। विराट ने आगे कहा। जिया किंग अब उस आदमी से और बात नहीं करना चाहती थी। जैसे जैसे वह बोलता गया उसकी बातें और भी बेतुकी होती गईं। ये सब क्या है? लेकिन ये दृश्य उसके लिए स्वीकार करना वाकई बहुत मुश्किल था। बकवास, मानो या न मानो, विराट ने हंसते हुए कहा और शीकिंग से आगे बात न करने का फैसला किया। सामने खड़े लोगों को देखकर लगता है कि यही वो लोग थे जो अभी अभी उस पर दबाव बना रहे थे। अन्यथा वर्तमान स्थिति उत्पन्न नहीं होती। लोगों के बीच संबंध आपसी सम्मान पर आधारित होने चाहिए। अगर कोई एक बार विराट को परेशान करता है तो माफ कीजिए, लेकिन विराट उसे जीवन भर तंग कर सकता है। इसके अलावा जब तक वह इन लोगों को सम्मोहन से मुक्त नहीं करता तब तक वे यही माफी मांगते रहेंगे। फिर विराट ने अपने हाथ में मौजूद लगभग 20 बैंक कार्डों पर नजर डाली और जोर से हंस पड़ा। ये बहुत बड़ी रकम थी। लेकिन उसी क्षण विराट का फोन बज उठा। उनके चेहरे के भाव तुरंत बदल गए। उसने अपनी जेब से नोकिया फोन निकाला और स्क्रीन पर नजर डालते हुए भौहें चढ़ा लीं। जियातोंग। स्क्रीन पर शिन मनीष का नंबर दिख रहा था। विराट को याद आया कि उसने उस सुबह मनीष को अपना नंबर दिया था। स्कूल अभी भी चल रहा था तो वह उसे अभी क्यों फोन कर रही थी? क्या ये कोई आपातकालीन स्थिति हो सकती है? तभी विराट ने फोन उठाया और मुस्कुराते हुए बोलने ही वाला था, लेकिन दूसरी तरफ से एक ठंडी आवाज आई। क्या ये शिन मनीष के माता पिता हैं? आवाज एक पुरुष की थी और वह ज्यादा उम्र की नहीं लग रही थी। विराट को यह आभास हो गया था कि कुछ गड़बड़ हो गई है। हाँ, तो फिर कृपया जितनी जल्दी हो सके चेंगचेंग मिडिल स्कूल 1 में आ जाए। आपके परिवार में चोर है। ठंडी आवाज जारी रही। एक चोर? विराट का चेहरा तुरंत बिगड़ गया। आखिर हुआ क्या? और आप कौन है? और मनीष अब कहाँ है? अभी भी पूछ रहे हैं कि क्या हुआ था? मैं एक पी हूँ, स्कूल में शिक्षक। आपकी शिन मनीष ने एक सहपाठी का आईफोन चुराने के साथ साथ 10,000 युआन नकद भी चुराए। वह भी इन सब बातों से इनकार कर रही है। मुझे उम्मीद है कि आप उसके माता पिता होने के नाते जल्दी ही यहाँ आ जाएंगे, अन्यथा हम इसे पुलिस के हवाले कर देंगे। खैर, अब मैं फ़ोन रख रहा हूँ।
आपके पास आधा घंटा है, अगर तुम नहीं आए तो पुलिस स्टेशन जाओ। आवाज ने कहा, ठीक है, मैं अभी आता हूँ। विराट झोंक, हालांकि वह मनीष को लंबे समय से नहीं जानता था, उसे यकीन था कि वह चोरी करने वाली लड़की नहीं थी। जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी। जैसे ही वह फोन रखने ही वाला था, विराट ने पी की आवाज सुनी। शिक्षक फोन पर कुछ बुदा रहे थे। जिस बच्चे का पिता नहीं होता उसमें शिष्टाचार बिल्कुल नहीं होता, वह वास्तव में पैसे चुराना सीख जाता है। ये सुनकर विराट तुरंत क्रोधित हो गया। मनीष निश्चित रूप से पैसे चुराने वाली लड़की नहीं थी। कोई उसे फंसाने की कोशिश कर रहा होगा, कोई तहजीब नहीं। हे, पैसे चुराना। विराट सच्चाई का पता लगाने के लिए दृढ़ संकल्पित था। वह देखना चाहता था कि क्या मनीष उसे अपना भाई पाकर किसी का पैसा चुराने की जरूरत महसूस करेगी। वह इस मामले की तह तक जरूर पहुंचेगा। तुरंत ही उसने हाथ में मौजूद बैंक कार्ड फेंक दिए, कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर निकला और जियांगहाई मिडिल स्कूल 1 की ओर चल पड़ा। 120 अध्याय 121 नायक पर भूत सवार। 120 अध्याय 121 नायक पर भूत सवार। विराट मुड़ा और जाने ही वाला था कि उसने पीछे मुड़कर देखा। उसके सामने अभी भी एक समूह पिताजी चिल्ला रहा था। जब शी किंग और वुरिया ने देखा कि विराट जाने ही वाला है तो वे उससे पूछने ही वाले थे कि वह क्या कर रहा है, लेकिन उन्होंने पाया कि विराट उन्हें पूरी तरह से अनदेखा कर रहा था। वहां ली चुवेन भी मौजूद थे, जिन्होंने विराट की ओर देखकर कहा, राष्ट्रपति आपसे जल्द ही मिलना चाहते हैं। आप कहाँ जा रहे हैं? विराट ने अब भी उसकी बात अनसुनी कर दी, मुड़ा और सम्मेलन कक्ष के मुख्य द्वार से बाहर चला गया। वह उन तीनों को स्तब्ध छोड़कर चला गया। वे सोच रहे थे कि आखिर इस आदमी के साथ क्या हो रहा है। फिर उन तीनों ने जमीन पर घुटने टेक कर लगातार माफी मांग रहे समूह की ओर देखा, जबकि वू शियुजुन लगातार पिताजी चिल्ला रहा था। इन लोगों में क्या खराबी थी? बाकी सब लोग तो चले गए थे, फिर भी वे इतने अडिग क्यों थे? ली चुवेन चलकर वहां पहुंची। हालांकि वह मास्टर वू से निपटना नहीं चाहती थी, लेकिन इस बार उन्होंने उसे आमंत्रित किया था और उसे न रोकना सही नहीं होगा। मास्टर वू, कृपया उठिए। लेकिन वू शियुजुन के मुंह से लार टपक रही थी और वह मूर्खतापूर्ण ढंग से बोला, नहीं नहीं, मैं तभी उठूंगा जब पापा मुझे उठने को कहेंगे। ली चुवेन के चेहरे पर तुरंत निराशा के भाव आ गए। उसने अब उन्हें नजरअंदाज करते हुए सोचा, तुम्हारे पिताजी तो पहले ही जा चुके हैं, अब चिल्लाने का क्या फायदा। उसी क्षण फोन फिर बज उठा। ली चुवेन ने झट से कॉल का जवाब दिया, हेलो वेन, मैं अभी कंपनी में नीचे हूँ, मुझसे मिलने नीचे आओ। और हाँ, डिजाइन अभी वहाँ होना चाहिए, मुझे उनसे मिलने दीजिए। बिल्कुल नहीं, मैं तो उसे हमारी कंपनी का डिजाइन प्रमुख बनाना चाहता हूँ। फोन पर आर्या की आवाज़ सुनाई दी। वह डिजाइनर से मिलना चाहती थी। विराट अभी निकला था। ली चुवेन ने कहा, ठीक है वेई, डिजाइनर अभी निकला है, जल्दी में लग रहा था। मैं समझ गया। फोन पर एक चीख सुनाई दी। क्या हुआ वेई, क्या हुआ? ली चुवेन ने घबराकर पूछा। कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ, अब मुझे फोन रखना होगा। आर्या की आवाज़ और भी तेज हो गई। फिर एक बीप की आवाज़ के साथ लाइन कट गई। अजीब। ली चुवेन ने खुद से बुदाते हुए अपना फोन जेब में रखा और फिर अपने आसपास की अराजक दुनिया को देखा। दूसरी ओर आर्या पार्किंग स्थल में थी, लेकिन उस समय वह अपनी लाल BMW में दुबकी हुई थी, हिलने डुलने से भी डर रही थी और खिड़की से बाहर घबराकर देख रही थी, क्योंकि बाहर कोई इलेक्ट्रिक बाइक पर सवार होकर गुजरा था, जिससे वह इतनी डर गई कि उसने अपना फोन भी फेंक दिया। इलेक्ट्रिक बाइक पर सवार व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि विराट थे, जो अभी मीटिंग रूम से निकले थे, सीधे पार्किंग लॉट की ओर गए, इलेक्ट्रिक बाइक पर सवार हुए और चले गए। लेकिन विराट का सारा ध्यान मनीष पर ही था और उसने कहीं और नहीं देखा। जल्द ही उसकी हालत बहुत खराब हो गई। विराट को गायब होते देख BMW में बैठी आर्या ने आखिरकार चैन की सांस ली। मुझे बार बार इस मजदूर से क्यों सामना करना पड़ता है? ये दूसरी बार है। क्या ऐसा हो सकता है कि वह आसपास ही काम करता हो? यह अच्छा नहीं है, मुझे उससे कभी न कभी मिलना ही पड़ेगा। अगर वह मुझे देखता है और अतीत की बात उठाता है तो वह निश्चित रूप से मुझे धमकी देगा। मैं उसे खुद को देखने नहीं दे सकती, मुझे काम पर जाते समय सावधान रहना होगा। आर्या को अब भी बेहद शर्मिंदगी महसूस हो रही थी और वह चाहती थी कि वह उस घटना को अपनी स्मृति से मिटा सके। खुद को संभालने के बाद आर्या कार से बाहर निकली, लिफ्ट ली और कंपनी लौट गई। जैसे ही वह अंदर दाखिल हुई, उसने ली चुवेन को तेजी से आते हुए देखा। वेई, तुम वापस आ गई हो? आर्या ने अपने चेहरे के भावों को सहज करते हुए कहा, क्या हुआ? अच्छा, डिजाइनर कहाँ है? उसे मुझसे मिलने के लिए बुलाओ। उन्होंने कंपनी को संकट से बचाया, मुझे उनसे जरूर मिलना चाहिए। ओह, वह बाहर चला गया, ली चुवेन ने जवाब दिया। ठीक है, तो हम उसके वापस आने का इंतजार करेंगे। उसका नाम क्या है? आर्या ने पूछा। विराट जोंग, ली चुवेन ने उत्तर दिया। क्या? उस नाम का जिक्र सुनकर आर्या कांप उठी। यह एक अभिशाप जैसा था। इसे सुनकर उसे उस निर्माण मजदूर की याद आ गई जिससे वह पहले मिली थी। तुम्हारा मतलब क्या है? क्या तुमने मुझसे डिजाइनर का नाम नहीं पूछा था? मैंने तुमसे कहा था कि यह विराट है, ली चुवेन ने कहा। विराट जोंग, आर्या की आंखें चौड़ी हो गईं। तुमने क्या कहा? यह विराट है। मैंने हाल ही में विराट नाम के एक नए कर्मचारी को काम पर रखा है। क्या तुम भूल गए हो? ली चुवेन ने समझाया। उस याद दिलाए जाने पर आर्या को अचानक सब कुछ याद आ गया। क्योंकि विराट नाम इतना संवेदनशील था, इसलिए वह इसे भूल गई थी। तो बात कुछ ऐसी है, जब वह लौटेगा तो मैं उससे मिलना चाहूंगी, आर्या ने कहा और फिर अपने कार्यालय की ओर चल पड़ी। रुको, अचानक ली चुवेन ने आर्या का रास्ता रोकते हुए अपना हाथ बढ़ाया और चिल्लाए, क्या बात, तुम मुझे ब्लॉक क्यों कर रहे हो? आर्या ने आश्चर्य से पूछा। वह वेई, तुम्हें मानसिक रूप से खुद को तैयार करना होगा, वरना तुम डर जाओगी, ली चुवेन ने सलाह दी। मुझे मानसिक रूप से तैयारी करने की आवश्यकता क्यों है? ये हमारी अपनी कंपनी है, डरने की क्या बात है?
चलो चलें, आर्या ने घोषणा की। फिर वह ली चुवेन के पास से गुजरी और आगे बढ़ गई। जैसे ही आर्या ने कॉन्फ्रेंस रूम का दरवाजा खोला, वहां से आ रही तेज आवाजों से वह चौंक गई। उसने अपने डिजाइन विभाग के कर्मचारियों को जमीन पर घुटने टेक कर बार बार माफी मांगते हुए देखा, जिससे वह पूरी तरह से स्तब्ध रह गई। यहाँ क्या हो रहा है? उसने वू शियुजुन को जमीन पर घुटने टेक कर बार बार पिताजी चिल्लाते हुए भी देखा। तुम क्या कर रहे हो? आर्या अवाक रह गई। ये लोग हवा में पिताजी क्यों चिल्ला रहे थे? हालांकि वे एक कुर्सी के सामने घुटने टेक कर बैठे थे, लेकिन उस पर कोई नहीं बैठा था, जो कि काफी अजीब बात थी। वेन वे किससे माफी मांग रहे हैं और किसे पिता कह रहे हैं? आर्या ने पूछा। उसके ठीक पीछे खड़ी ली चुवेन ने कहा, ये वही विराट है। उसे फिर से, लेकिन हमें इस स्थिति को अभी संभालना चाहिए, है ना? हम उन्हें इस तरह जारी नहीं रहने दे सकते, आर्या ने टिप्पणी की। कोई रास्ता नहीं है। मैंने उन्हें खड़ा करने की कोशिश की है, लेकिन वे उठेंगे ही नहीं, चाहे मैं कुछ भी कर लूं। ली चुवेन ने आह भरी। इसके बाद ली चुवेन ने घटी घटनाओं और पहले हुई शर्त का विस्तारपूर्वक वर्णन किया। आर्या चौंक गई और उसने देखा कि लोगों का एक समूह फूट फूट कर रो रहा है और पिताजी चिल्ला रहा है। इसी बीच विराट पहले ही जियांगहाई नंबर के द्वार पर पहुंच चुका था। वह अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर पर मिडिल स्कूल गया। वह रास्ते में तेज गति से गाड़ी चला रहा था। जिस यात्रा में आमतौर पर आधा घंटा लगता था, इस बार उसे केवल 10 मिनट लगे। समय बचाने के लिए विराट ने स्कूटर से जाने की कोशिश की, लेकिन गेट बंद था। क्या वह कोई है? खुलना। सुरक्षा कक्ष के अंदर एक बुजुर्ग सुरक्षा गार्ड टीवी देख रहा था। स्क्रीन पर एक महिला कई दुश्मनों से घिरी हुई दिखाई दे रही थी। उसने सीधे अपने हाथों से हमला किया और दुश्मन के टुकड़े टुकड़े कर दिए। फिर दुश्मन से एक मोटरसाइकिल छीनकर वह घेराबंदी तोड़कर आगे बढ़ी और मोटरसाइकिल उड़ गई। ये दृश्य देखकर बूढ़ा व्यक्ति भय से कांपने लगा। हे भगवान, मोटरसाइकिलें उड़ सकती हैं, ये तो बहुत डरावना है। ये टीवी ड्रामा अब देखने लायक नहीं रहे। तभी उसने बाहर किसी को गेट खोलने के लिए चिल्लाते हुए सुना। उसने अपना सिर बाहर निकाला और विराट को देखा। क्या आप क्या कर रहे हो? अब क्लास का समय है और बाहर के लोगों को अंदर आने की अनुमति नहीं है। बस गेट खोल दो, मुझे बहुत जरूरी काम है, विराट ने जल्दबाजी में कहा। आपातकालीन स्थिति में भी इसकी अनुमति नहीं है, बूढ़े व्यक्ति ने सिर हिलाते हुए कहा। ये सब समय की बर्बादी समझते हुए विराट अपनी इलेक्ट्रिक स्कूटर पर थोड़ा पीछे हट गया। बूढ़े व्यक्ति ने विराट को और भी नजरअंदाज कर दिया और अपना ध्यान टीवी शो पर केंद्रित कर लिया। विराट ने अपनी बाइक रोकी, फिर अपने सामने लगे इलेक्ट्रॉनिक गेट की ओर देखा। यह एक सामान्य इलेक्ट्रॉनिक गेट था, ज्यादा ऊंचा नहीं, बस 1 मीटर से थोड़ा ऊपर। फिर उसने हैंडल को कसकर पकड़ लिया। उसकी गति अविश्वसनीय रूप से तेज थी और अचानक स्कूटर का अगला हिस्सा जमीन से ऊपर उठ गया और सीधे इलेक्ट्रॉनिक गेट की ओर बढ़ गया। विराट अपने स्कूटर के साथ हवा में उड़ गया और सीधे गेट के ऊपर से निकल गया। धड़ाम, टायर जमीन से टकराए और विराट रुका नहीं, बल्कि अंदर सवारी करता रहा। ये सारा दृश्य सुरक्षा गार्ड ने देखा, जो अब द्वार पर अवाक खड़ा था। वीर को घोड़े पर सवार होकर जाते हुए देखता रहा। उसका हाथ कांप रहा था और वह चिल्लाया, एक हीरो तुम पर कब्जा कर लेता है।